कैपेसिटी अपना। ठीक है, तो हम्म। इसके हिसाब से फिर हम इन्वर्टर का सिलेक्शन अभी नहीं आया ना, तो जब भी हम नहीं। इसका इन्वर्टर सिलेक्शन करते हैं तो हमेशा 20-30% ओवरलोडिंग के साथ करते हैं। हाँ। तो मैं अभी जब हमारा इन्वर्टर सिलेक्शन का पार्ट आएगा तो हम उसमें कवर कर लेंगे। तो वीरू ठीक। अपना स्क्रीन प्रेजेंट करो। सर वो लैपटॉप लेकर नहीं बैठा हूँ। सही है, और किसी ने इस पे वर्कआउट किया है क्या? हाँ ललित, उसका कुछ किया है प्रोजेक्ट पे वर्कआउट? नहीं भाई, मैं तो अभी आया था ऑफिस से, अभी बिल्कुल आके लगा। ओके, हाँ जुल्फिकर पे है नहीं। शहनवाज कुछ किया है इस पे? एक्चुअली मैं कल ना रास्ते ट्रेन में था, तो मैं ट्रेनिंग में ज्वाइन तो कर लिया था, बट मुझे आवाज़ क्लियर कभी कभी आ रही थी, तो मैं वीडियो भी मांगा था बट अभी देख नहीं पाया। मैं कल से कंटिन्यूअस करूंगा, मतलब अभी थोड़ा सा ठीक वो है, हो रहा कोई है। नहीं, आज मतलब मैं घर पे आ गया। प्रैक्टिस में चीज़ें ले लेना, क्योंकि मिस होती जा रही हैं तो फिर वो चीज़ें फिर प्रैक्टिस में ले लेना। हाँ, नहीं नहीं, आज मेरे पास, मैं घर पे आया, मेरे लैपटॉप घर पे ही था, तो आज लैपटॉप से ही ज्वाइन किया हूँ। तो ओके, इसमें ऑटोकैड ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, तो मैं कल से प्रैक्टिस कोई करूंगा। नहीं, अगर कैड वैड का कुछ इशू है तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना, तो मैं कैड इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा रूफटॉप का हो गया डीसी कैपेसिटी फाइंड आउट करना, जो पैरामीटर थे वो हो गए कंप्लीट। उसके बाद हमारा था शेड का कमर्शियल प्रोजेक्ट जो होता है इंडस्ट्रियल शेड, उसके ऊपर हमारे क्या फैक्टर होते हैं, क्या पैरामीटर होते हैं, उसकी क्लास भी कंप्लीट होगी। आज हम करेंगे ग्राउंड माउंटेड पे। तो ग्राउंड माउंटेड पे हमारा सबसे ईजी जो प्रोजेक्ट होता है एरे लेआउट डीसी कैपेसिटी फाइंड आउट करना, दोनों में से सबसे इजी जो होता है वो ग्राउंड माउंटेड पे हमारा होता है, क्योंकि ग्राउंड माउंटेड पे कोई ऑब्स्टकल्स नहीं होते। बस अपने को एक टेबल साइज फाइनल करनी होती है कि कितना के टेबल साइज की हमारी मॉड्यूल की जो एरे है वो कितने टेबल साइज का मॉड्यूल का बन रहा है। एरे एरे होता है जैसे कि हमारा कंप्लीट एक टेबल साइज 28 बाय 2, 14 बाय 2, 15 बाय 2 जो भी है, कंप्लीट एक टेबल साइज को हम एरे कहते हैं। तो सबसे इजी जो होता है वो डीसी कैपेसिटर निकालना, एरे लेआउट बनाना, वो सबसे ज़्यादा इजी ग्राउंड माउंटेड पे होता है, क्योंकि उस पर कुछ ज़्यादा ऑब्स्टकल्स नहीं होते। कहीं पे हमारे को कोई बाउंड्री वो नहीं होता, बाउंडेशन नहीं होता कि आपको यहाँ से इतना गैप छोड़ना है, यहाँ से आपको इतना गैप छोड़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स ये कुछ स्क्रीन विजुअल नहीं है ना, स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ पहले। हाँ, स्क्रीन विजुअल है। जी। हाँ। जैसे कि कोई भी अगर हमारे को एरे लेआउट ग्राउंड माउंटेड पे का प्रोजेक्ट करना है, तो सबसे पहले इस टाइप का कुछ हमारा कंटूर सर्वे आता है। सर्वे यानी कि हमारा लैंड का कुछ इस टाइप का एक सर्वे का लेआउट आता है। इसको हम कंटूर लेआउट कहते हैं, कंटूर सर्वे। कंटूर सर्वे का मतलब क्या होता है कि लैंड हमारा कितना अप है, कितना डाउन है, कितना हमारा कहाँ से कितना इंडोलेशन है, कहाँ पे हमारा बिल्कुल पीक पे हमारा पहाड़ जैसा एरिया है, कहाँ पे हमारा फ्लैटेड रूफ है, कहाँ पे हमारा थोड़ा ऊपर नीचे वैसा, मतलब जो भी है हमारा, इससे हमारा क्लियर हो जाता है कि रूफ हमारा जो लैंड है उसका लेवल क्या है। तो जैसे कि ये हमारा अभी बिल्कुल छोटा सा एरिया है, तो यानी जो जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ यानी बिल्कुल ऊपर से हम देखेंगे सैटेलाइट व्यू से, तो जो सबसे उसका टॉप का व्यू होता है सबसे छोटा दिखाई देता है, यानी इसका ये हाइटेड पे है। सबसे हाइटेड वाले जो पोर्शन है वो ये है। देन उसके बाद हमारा ये थोड़ा उससे डाउन हो रहा है, देन इससे हमारा ये डाउन हो रहा है ये वाला लेवल, देन इससे हमारा जो डाउन हो रहा है ये वाला लेवल हमारा बिल्कुल इक्वल पे है। तो ये वाला जो हाइट, ये वाला जो पोर्शन है, एक मिनट, कुछ है क्या? ये वाला जो पोर्शन है, मेरा माउस है जहाँ पे एक कुछ और सेलेक्ट हो जा रहा है। ये वाला पोर्शन जो हमारा है बिल्कुल हाइटेड पे ही है, जो टॉप पे दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद इससे थोड़ा ये डाउन हो रहा है ये वाला एरिया, उसके बाद देन उसके बाद ये वाला ये एरिया। छोटा वाला जो 80 लिखा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ आप? छोटा सा ये ये जो जो है। छोटा सा एरिया दिख रहा है ना हाँ। ये वाला बिल्कुल हाइटेड पे है, क्योंकि जब भी हाइट वाली चीज होती है, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, जब भी हम कोई पहाड़ है, हिली एरिया है, हम अगर उसे टॉप व्यू से दिखेंगे तो हमारा जो सबसे हाइटेड वाला पोर्शन है वो
ऊपर से ऐसे ऐसा व्यू दिखाई देगा कि मतलब जो हाइटेड पे, एक तरह से ये हाइटेड वाला पोर्शन है, सबसे हाइट पे जो है। देन उसके बाद ये हमारा तो उससे थोड़ा कम हाइट पे एरिया है। देन इसके बाद हमारा ये बिल्कुल उससे थोड़ा कम हाइटेड पे है। देन ये हमारा जो जैसे जैसे हमारा कंटूर का जो लेवल है, वो इससे हमारा कंटूर लेआउट से फाइनल हो जाता है कि हमारा लैंड का लेवल क्या है। यहाँ पे जो हमारा हाइट है वो 80.105 है। यहाँ पे जो हाइट है वो हमारा 80.002 है। यहाँ पे हमारा हाइट है जो 80.095 है। यहाँ पे 188 है। तो ये हमारा एक कंटूर सर्वे है। ये 18 पॉइंट जो है ये फीट है या मीटर या मतलब किस चीज में, ये किस में है ये ये? जैसे किसी रेलवे स्टेशन पे देखा होगा ना कि यहाँ से लिखा रहता है सी लेवल अप, हाँ हाँ। ये वही है एक तरह से कि इतना फिट हमारा सी लेवल से। कंटूर जो सर्वे होता है ना, वो सी लेवल से हमारा लैंड का क्या लेवल है उससे मेजरमेंट होता है। कि जैसे किसी रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि समुद्र की ऊंचाई से 106 मीटर ऊपर है, 120 मीटर ऊपर है। तो ये वही उसी तरह का एक ये कंटूर सर्वे होता है कि जिससे हमारा जो सी लेवल है, जो जमीन के अंदर हमारा समुद्र का जो लेवल है, उससे हमारा ये मेजरमेंट होता है कि हमारा जो सी का लेवल है उससे वहाँ पे लैंड का क्या हाइट है। तो ये हमेशा मीटर में होता है। तो इसका मतलब ये लेना देना कुछ नहीं है, बस इससे हमारे को ग्राउंड का लेवलिंग पता चलता है। ये 80 है, यहाँ पे 80.88 है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा पोर्शन बन रहा है कि यहाँ पे 80.448 है, यहाँ पे 80.417 है। तो जो 448 है, यहाँ पे थोड़ा अप लेवल का जो लैंड का लेवल हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पे जो हमारा लैंड का है वो हमारा थोड़ा कम है। यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है? लगभग 60 है mm का, यानी 60 ही है ना, 417 20 मतलब ये होगा, एग्जाम्पल के लिए 60 ही मान के चलते हैं। 60 का थोड़ा ये हाइटेड एरिया पे। देन उसके बाद ये हमारा 80.48 हो गया। तो यानी यहाँ पे ये बिल्कुल डाउन पे हो गया, थोड़ा इससे हाइट है, ये पूरा डाउन हो गया। तो ये एक तरह से ये ग्राउंड का लेवल क्रिएट करता है कि यहाँ पे हमारा ग्राउंड लेवल क्या है। और कंटूर में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि ये टावर है, तो वहाँ पे हम टावर का लोकेशन मार्क करके देते हैं। ये हमारे कंटूर सर्वे हम नहीं करते। कंटूर सर्वे करने के लिए एक अलग ही बंदे होते हैं, जो कि देखा होगा कि जो सिविल के बंदे होते हैं तो उनके पास एक कैमरा टाइप का कुछ होता है। कैमरा टाइप का एक उनके पास डिवाइस होता है, जो कि ग्राउंड से हम उस पर टच करते हैं, देन वो फोटो क्लिक करते हैं। तो उस वही होता है हमारा कंटूर सर्वे की ग्राउंड से हमारा लैंड का क्या लेवल है, इसलिए हम वो हमारे स्कोप में नहीं होता। वो कंटूर सर्वे करने वाले अलग ही सिविल के बंदे होते हैं वो। और ये होता है उनका एक टीबीएम पॉइंट। टीबीएम पॉइंट यानी कोई रेफरेंस है। मान लो कि मुझे अपने घर का लेवलिंग बताना है, तो मैं कोई एक लेवल पॉइंट लूंगा ना कि मेरे को सारा जो भी लेवल है इस वाले पॉइंट से पता चल जाए कि यहाँ से ये वाला मेरा पॉइंट यहाँ से इतना हाइटेड पे है, ये वाला एरिया इतना डाउन है, हाइट ये वाला एरिया इतना डाउन है। तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उसे हम टीबीएम पॉइंट कहते हैं। टीबीएम पॉइंट हमारा एक्स वाई जेड यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये, कि एक्स पे हमारा ये वैल्यू है, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है। क्योंकि जब भी ये कंटूर सर्वे होता है तो ग्राफ पेपर पर डिजाइन होता है कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है और जेड की वैल्यू क्या है। जेड यानी हाइट, एक्स यानी इस डायरेक्शन में और वाई यानी इस डायरेक्शन में। और जेड होता है हमारा हाइट शो करता है कि हाइट क्या है। तो टीबीएम पॉइंट हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंटूर सर्वे का। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना बाकी का जो भी डिजाइनिंग है उसी के बेस पे अपना ये सारा मार्कअप होता है। कि जैसे कि मुझे यहाँ पे पाइलिंग करनी है, पाइलिंग यानी मुझे गड्ढा करके अपने को लैग को इसमें फिक्स करना है। क्योंकि ग्राउंड माउंटेड में जो भी स्ट्रक्चर होता है, ग्राउंड में पहले उसको गड्ढा करते हैं यानी पाइलिंग करते हैं, तब जाके हमारा स्ट्रक्चर फिजिबल होता है। रूफ टॉप पे हमारा क्या होता है, रूफ टॉप पे अपने को या तो ब्लॉक बनाना पड़ता है या तो हम उसमें एंकरिंग फासिंग करके यानी रूफ के ऊपर होल करके फिर उसमें अपना एंकर फंसा के देन उसके बाद हम उसमें अपना स्ट्रक्चर फिट करते हैं। लेकिन ग्राउंड पे जो भी हमारा स्ट्रक्चर फिट होता है लगता है, वो पहले ग्राउंड लेवल पे हम उसको पाइलिंग करते हैं यानी गड्ढा करते हैं 1.5 मीटर का। तब जाकर हमारा उसमें कॉलम अंदर जाता है, उसके बाद वो पूरा राउंड शेप में फाउंडेशन बनती है, तब ताकि जाके, क्योंकि उस पर जो हमारा स्ट्रक्चर टेबल का साइज होता है वो लेंथी होता है, नहीं बड़ा होता है, 28x2 का, 14x2 का, 15x2 का, एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतने टाइप का टेबल सिंगल कॉलम पे हमेशा माउंट होता है। ग्राउंड माउंटेड का जो प्रोजेक्ट होता है सिंगल कॉलम पे हमेशा लगता है। क्योंकि हमारे अगर डबल कॉलम दे देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर तो फिजिबल है लेकिन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए हम उसको सिंगल कॉलम पे ही थोड़ा स्ट्रेंथ ही बनाते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी लगा रहे और हमारी कॉस्ट भी कम हो। इस टाइप का ही कुछ कंटूर सर्वे आता है। जो भी पॉइंट्स हैं इसमें उसको एक बार देख लेना है कि यहाँ पे कुछ हाइटेड एरिया है, बाकी ये डाउन है। ये थोड़ा जो छोटा सा सर्कल दिख रहा है ये कुछ हाइट पे है, फिर बाकी का एरिया डाउन है।
ये हमारे सिर्फ हाइटेड एरिया शो करते हैं कि इतना पोर्शन हमारा हाइटेड पे है, फिर उसके बाद जो हमारा डाउन लेवल पे है वो हमारा नॉर्मल आता है। बाकी ये वाला जैसे कुछ सर्कल है वो हाइट पे दिख रहा है, फिर इसके बाद ये डाउन हो जा रहा है। यहाँ पे कुछ हमारा टावर टाइप का, ये मास्ट टावर होता है जो हाई मास्ट टावर, लैंड के अंदर ही हमारे एक टावर आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक ऑब्जेक्ट है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे कंटूर सर्वे में क्लियर हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ हमारी गिवन होती है। ये हमारा स्ट्रीट लाइट है जो ये दिख रखा है सिंबल, ये स्ट्रीट लाइट है, ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट है। ये ब्लू वाला क्या है हमारा, लेजेंड में शो कर रखा होगा, ये रहा हमारा। जो हमारा ये लेजेंड होता है, लेजेंड में हम भी जो भी कुछ इसके अंदर ड्राइंग करेंगे तो उसका एक सिंबल बना के शो कर देते हैं कि हमारा ये वाला सिंबल क्या शो कर रहा है। जैसे कि ये रेड वाला है हमारा रोड शो कर रहा है, तो ये हमारा जो रेड वाला रीजन है ये हमारा रोड है। कहाँ गया रेड वाला, जो रेड लाइन जा रही है ना ये हमारा रोड है। देन इसके बाद हमारा लेजेंड में स्पोर्ट लेवल सर्वे प्लॉट, ये ब्लू वाला रीजन हमारा पूरा सर्वे का इतना एरिया का हमने सर्वे किया है। तो इस तरह से हमारे को कंटूर लेआउट आते हैं। अगर हमारे पास कंटूर लेआउट नहीं है तो हम उसको ग्राउंड लेवलिंग करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि हम उसको ग्राउंड कितने लेवल पे जीरो, जो भी हमारा स्ट्रक्चर लगेगा वो ग्राउंड हमारा उसका एक लेवल होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे हमारी मिट्टी ज़्यादा है कहीं पे हमारा मिट्टी कम है तो उस हिसाब से हमारा कहीं पे हाइट ज़्यादा है कहीं पे कम है तो उस हिसाब से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं पे हम 1.5 मीटर का ड्रिल कर दिए और कहीं पे हमारे को 2 मीटर की रिक्वायरमेंट होगी पाइलिंग करने की। तो इसलिए हम उसको ग्राउंड लेवल पहले सेम कर देते हैं। अगर हमारे हाइटेड पे कुछ है, जैसे कि इस वाले एरिया में मुझे प्लांट लगाना है तो यहाँ पे मुझे कुछ पोर्शन हाइट पे दिख रहे हैं, कुछ पोर्शन मेरा डाउन दिख रहा है, तो मैं इसका एक एग्जैक्ट जो भी ग्राउंड लेवल है उस पॉइंट पर ला के सबको इसको पहले जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो भी है उसको पहले हम कटवाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी है तो उसको पहले एक लेवलिंग पे करवा के ग्राउंड लेवलिंग के बाद ही हम इसमें प्लांट अपना लगा सकते हैं। तो जो भी है पहले इसमें क्रेन जो भी है अपना यूज़ होगा उसके थ्रू पहले ही ग्राउंड को लेवलिंग करवाएंगे। लेवलिंग करवाने के बाद हम इसमें पाइलिंग करके तब जाके हम अपना कैपेसिटी निकालेंगे, मतलब कैपेसिटर तो निकालेंगे लेकिन स्ट्रक्चर जब भी जाके एग्जैक्ट अपना आ पाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि पहला पॉइंट तो ये होगा कि कंटूर लेआउट के अकॉर्डिंग अपना ग्राउंड लेवल फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पे हमारा ग्राउंड लेवल कितना होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि कोई अगर हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके अंदर ट्री आ रहा है कोई टावर आ रहा है तो वो पहले हम उससे क्लियर कर लेंगे कि जैसे टावर है तो हम इसको हटा नहीं सकते क्लाइंट, क्योंकि इसको हटा नहीं पाएगा, तो इसलिए अपने को ये इसका जो भी शेडो आएगा वो शेडो एरिया अपने को छोड़ना पड़ेगा। और ट्री है इसके ग्राउंड के अंदर अगर हमारा ट्री आता है तो अगर 1 मिनट रुकना, एक कॉल आ गई। सहना कुछ पूछना है क्या तुझे? हाथ उठा रहा था तू। हेलो, पूछना था यार, ये जो क्या वो भी कंटूर बताओ। एरिया होता है, ये कंटूर एरिया सिर्फ हमारा सिंगल प्रॉपर्टी का होता ही क्या है? वो जैसे बताओगे हमारा सबको। ये मेरा भी क्वेश्चन था ये, क्या ये पूरी एक ही प्रॉपर्टी है क्या इतनी बड़ी? मतलब पूरी एक ही प्रॉपर्टी है या वो पूरे एरिया का होता है, उसमें से अपना कुछ एरिया हम्म, सेलेक्ट करना होता है? क्यों? ये पूरी एक ही प्रॉपर्टी है भाई, मुझे लग रहा है ना किसी की एक ही प्रॉपर्टी है। अब उसको इसमें पूरे में मॉड्यूल लगाने हैं हैं? तो अब इसलिए उसको लेवलिंग करना पड़ेगा। वहाँ पे कर क्या रहा है वो। मैं इसीलिए कर रहा था, फिर उन्होंने नोटिस नहीं करा, फिर मैं सोचा कभी वो जब स्टॉप करेंगे फिर पूछूंगा। कर दिया कर इंटरप्ट। तो ठीक। ठीक। नहीं नहीं, हाँ हाँ मैं ही हूँ अकेले। हम्म, हाँ। अच्छा, फिर सामने सामने ही कर रहा है। यार सहनवाज, ये जब क्लास खत्म हो जाए ना
तो कल दिन में ना एक बार इनसे मीटिंग कर लियो अंकित भाई से। तो उसको मतलब क्या है, कौन लेडीज है वो तो बोल के ये रात जो को खाली करके जा कमरा यहाँ से, यूट्यूब पे पोस्ट हो रही है वीडियो उसी उसको, के पास बैठ, यहाँ से कमरा खाली करके जा। ठीक है, तुम ही बात कर लो। तो वो एक बार कॉल अरेंज करवा लियो ना, तो कॉन्फ्रेंस में ले लेंगे, जुटफी को भी ले लियो। अब तो पहले सबसे पहले ये ना, जो हमने इमेज वगैरह लगा रखा है अपने ईमेल आईडी पे, वो हटाना पड़ेगा। वो वहाँ पे भी शो होता है। फिर वो बात ही कर लेंगे ना कि उस पर यूट्यूब पे मत डाल जो दीजिए। वहीं पे है, कोई नहीं यार, इतना वहीं पे डरना है, नहीं है। चल नहीं बात डरने की करेंगे, बात कमरे पे ही है। पर्सनली बात करेंगे, अभी रहने दे। हाँ पर्सनली। चलो मैं अभी भेजता हूँ पापा को, फिर आता हूँ, मैं खुद आता हूँ। हाँ हाँ आता हूँ, मैं आता हूँ, देखता हूँ, अभी थोड़ा अर्जेंट काम करो, मैं आता हूँ अभी फ्री होकर आधे घंटे में। सुबह आए चाहे अभी आए, आप आएगा तो बात तो सामने ही आएगा ना, तो बोलना है ना कि किसको लेके आते हैं यहाँ को, और यहाँ पे सबके सामने क्या करता है। है ना, तो यार क्लास अगर वीकेंड में करें तो। यार मैं तो अभी 8 साढ़े 8 बजे घर आया, फोन उठा के मीटिंग बैठ के। हाँ ललित, पर्सनली बात कर लेंगे यार, अभी ग्रुप में और भी बंदे। चलो उसको आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। फोन पे बात नहीं होगा, सामने ही बात होगा, क्योंकि एक बात फोन पे नहीं होता ना ये। चलो अभी आता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो आता हूँ, मैं आता हूँ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अभी 2 मिनट, अभी आता हूँ मैं 2 मिनट में, अभी कॉल 1 मिनट के लिए होल्ड करना, क्लास 2-3 मिनट में आता हूँ, कुछ अर्जेंट काम आ गया यार। हेलो हेलो वीरू। अरे भागो बहन की मिसाइल की। वॉइस आ रही है ना, क्लियर है ना आप? हेलो हाँ आ रही। हाँ आ बताओ, रही है। कुछ क्वेश्चन था क्या, कुछ पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था, ये जो कंटूर रिपोर्ट होती है, ये
सिर्फ उसी प्रॉपर्टी की होती है ना जिस एरिया में हमें सोलर लगाना होता है? जिस ग्राउंड माउंटेड एरिया में अपने को सोलर प्लांट लगाना होता है सिर्फ उसी एरिया का हम कंटूर सर्वे करवाते हैं। ये होती नहीं है, हम खुद ही करवाना पड़ता है अपने एरिया को, ताकि हमारे लैंड का क्या कंडीशन है वो हमें पता चल जाए। जो भी हमारी अच्छा। कंपनी है खुद ही अपने को, जैसे कि हमारे को क्लाइंट ने बता दे कि आपको इतना एरिया में सोलर लगाना है, तो आपको फिर खुद ही कंपनी को कंटूर सर्वे करवाना होता है, ताकि हमारी जो भी लैंड से रिलेटेड हमारा सॉइल के क्या टाइप है और सॉइल रेसिस्टिविटी क्या है, सॉइल टेस्टिंग भी होती है और लैंड का कंटूर सर्वे भी होता है। सॉइल टेस्टिंग क्यों करवाते हैं? ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फिजिबल है कि नहीं है उस एरिया के लिए, और उसका सॉइल टेस्टिंग से हमारा सॉइल का रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि जब भी हम केबल लेके जाएंगे तो अंडर द ग्राउंड जाती है। जब भी हम ग्राउंड माउंटेड का प्रोजेक्ट करते हैं तो इसमें जो केबल होती है अंडरग्राउंड जाती है, ओवरहेड नहीं जाती। ओवरहेड हमारी ट्रांसमिशन लाइन जाती है, लेकिन जब ग्राउंड जो हमारा एरिया है उसके अंदर अगर हम कोई भी केबल लेके जाएंगे, डीसी केबल, एसी केबल, तो सारी जो केबल होती है अंडरग्राउंड जाती है। तो इसलिए हमारा सॉइल का रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए, जरूरी है, ताकि अगर कोई भी हम अर्थिंग करें तो भी हमारा सॉइल का क्या रेजिस्टेंस है। क्योंकि सॉइल का रेजिस्टेंस अगर हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा जो अर्थिंग अर्थिंग के पर्पज से देखेंगे तो हमारा अर्थ नंबर ऑफ अर्थिंग भी ज़्यादा लगेगा। वही अगर हमारा सॉइल का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट को अपोज करेगा, यानी कम करंट को रोकेगा, तो उसकी वजह से हमारा जो लॉस है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे को सॉइल टेस्टिंग भी करवानी पड़ती है ग्राउंड माउंटेड के प्रोजेक्ट में, और कंटूर सर्वे भी करवाना पड़ता है। उसी एरिया का करवाते हैं जिस एरिया को अपने को क्लाइंट मार्क करके देता है कि आपको इतना एरिया में लगाना है प्लांट। तो आपके पास कंटूर सर्वे आ गया, देन कंटूर सर्वे के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होती है मैं अभी आगे फॉरवर्ड करता हूँ। तो ये बेसिकली एक पीडीएफ होता है। पीडीएफ के साथ साथ हमारे को कंटूर सर्वे का कैड फाइल भी आती है, क्योंकि बिना कैड फाइल के हम उस पर हम लोकेशन एग्जैक्ट मार्क नहीं कर सकते। तो जो भी कंटूर सर्वे आया है, मेरा पीडीएफ था, ओपन करके बता दिया इतना एरिया अपना मार्क है। जो भी हमारा एरिया दे रखा है ये किसी प्रोजेक्ट का है, ये हमारा कंटूर सर्वे है। कंटूर सर्वे में हमारा सारा पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा टॉप पॉइंट है, यहाँ पे हमारा ये है। उसके बाद हमारा इसमें ग्राउंड लेवलिंग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 80 80 80 80 80 80 सारे हमारे 80 पे हैं। तो जो हम इसका ग्राउंड लेवलिंग करेंगे वो हम 80 मीटर तक का हम लेके चल सकते हैं, क्योंकि सारे हमारे 80 पे हैं। कहीं 200 mm 200 400 mm का डिफरेंस है। तो इतना इसमें इंडोलेशन नहीं है। इंडोलेशन इन द सेंस कहीं पे ज़्यादा हाइट पे 1 मीटर अप नहीं जा रहा, कहीं पे तुरंत 1 मीटर डाउन नहीं हो जा रही लैंड, क्योंकि सारे हमारे 80 पॉइंट कुछ के आसपास ही है। तो जो हम इसमें लेवलिंग करेंगे, हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है 80 का, तो हम 80 मीटर के हिसाब से इसमें सारी ग्राउंड को लेवलिंग कर देंगे। इंडोलेशन इसमें बहुत ही कम है, क्योंकि ये भी जो भी टॉप पॉइंट दिख रहा है ये 80 पॉइंट 100 405 है, क्योंकि सारे हमारे जो भी है ये 80 मीटर है। 80 मीटर के ग्राउंड जहाँ पे भी वैल्यू दिख रही है सारी हमारी 80 की दिख रही है, यानी जो सी लेवल से हमारा लेवल का लैंड का हाइट है वो 80 मीटर ही है। 200 400 mm कहीं ज़्यादा है, 200 400 mm कहीं कम है, बस यही डिफरेंस है। तो इसमें जो ग्राउंड का लेवल है इक्वल ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडोलेशन अच्छा, वही होता है। कितने का टॉलरेंस मतलब इसमें चल सकता है? 200 300? टॉलरेंस नहीं चलता है इसमें, ग्राउंड लेवलिंग करवानी पड़ती है रेफरेंस लेके। टॉलरेंस नहीं होता कि कहीं पे हमारा ज़्यादा है कहीं पे हमारा कम है। ग्राउंड हमें लेवलिंग करवानी है, या तो ग्राउंड फिल करवाओगे, जैसे कि यहाँ पे एक लेवलिंग होता है कि जो बाकी की मिट्टी है उसे हटा देंगे। एक तो पॉइंट होता है ये करते हैं, एक पॉइंट होता है कि जहाँ पे हमारा, जैसे कि यहाँ पे हमारा 80.456 है, अगर मुझे 80.305 605 है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे जैसे कि मैंने रेफरेंस लिया 80 मीटर का, तो यहाँ से मुझे 400 mm की मिट्टी हटवानी पड़ेगी, यहाँ से मुझे 600 mm की मिट्टी हटानी पड़ेगी। तो इसको हम ग्राउंड लेवलिंग कहते हैं, कि मिट्टी का कट करवा दिए जितना हमारा फालतू का आ रहा है। एक तो ये या तो दूसरा है ये होता है कि हमारा जहाँ पे ज़्यादा अप डाउन है तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा मिट्टी आके लेवलिंग करवाते हैं, यानी एक्स्ट्रा मिट्टी डलवा देते हैं, ताकि ग्राउंड जो हमारा इक्वल लेंथ पे आ जाए, इक्वल सिमिलर आ जाए, एक लेवल पे आ जाए। ठीक है, सारा इक्वल ही करना है मतलब। हाँ इक्वल, क्योंकि अगर कहीं पे इंडोलेशन ज़्यादा होगा, जैसे कि कहीं पे हम लेके चलते हैं 300 mm ज़्यादा है, कहीं पे हमारा 200 mm ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारा अगर पाइलिंग करेंगे तो हमारा वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर उस पे बैठेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो पाइलिंग होता है वो सेम लेवल पे हमारा इक्वल पाइलिंग होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर लगाना है अपने को। तो कहीं पे हमने 1.5 मीटर पाइलिंग करना है ग्राउंड से, तो हमारा कहीं पे 300 mm ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो हमारा पाइलिंग सिमिलर एक जैसा नहीं होगा, कहीं पे हमारा लैग ऊपर जाएगा, कहीं पे हमारा लैग नीचे जाएगा। तो ये डिफरेंस की वजह से हम उसको ग्राउंड लेवलिंग करवाना पड़ता है, ताकि हमारा जो लैग है वो इक्वल लेंथ पे रहे। ठीक है।
हाँ, तो ये हमारा ये हमारा कंटूर सर्वे का पीडीएफ है। मैं इसकी कैड फाइल ओपन करता हूँ। ये हमारी कैड फाइल आ गई। मैंने पहले ग्रिड ऑफ किया। जो भी हमारा लेयर ऑफ करनी है उसको हम पहले लेयर को ऑफ कर देते हैं। लेयर ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे है, विशाल देख लेना। ये हमारे लेयर्स होते हैं सारे। लेयर ऑफ करने के लिए यहाँ पे या तो फिर इसको सेलेक्ट करके हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लेयर में है, इसको फिर यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ये ऑप्शन होता है, ये दिख रहा है ना जूम करके, लेयर ऑफ का ऑप्शन आता है। यहाँ पे क्लिक करके सीधा उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा वो चीज़ वो वाला जो उस लेयर में चीज़ें बनी होंगी वो सारी हमारी ऑफ हो जाएंगी। तो ये हमारा बाउंड्री एरिया आ गया, यानी जो हमारा ये हमारा प्लॉट एरिया है सर्वे का, ये हमारा आ गया ये वाला। अब इसी के अंदर अपने को वर्कआउट करना है, यानी इसी के अंदर अपने को मॉड्यूल लगा के डीसी कैपेसिटी निकालनी है। तो ये हमारा एरिया रीजन आ गया हमारा। हमने ये रीजन से हमारा जो भी ग्राउंड लेवल है वो करवा लिया। अगला होता है हम इसके बाद जो भी इसके बाद हम 7 मीटर को ऑफसेट छोड़ के चलते हैं। 7 मीटर के ऑफसेट के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहले मैं इसका 7 मीटर का ऑफसेट ले लेता हूँ। 7 मीटर में ऑलरेडी है ये हमने 7 मीटर का ऑफसेट ले लिया, यानी 7 मीटर का ऑफसेट के बाद ही हमारा मॉड्यूल लगना स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर हम क्या ऑफसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हमारा आता है सबसे पहले हमारा आता है 500 जो हमारी बाउंड्री लाइन है उससे 500 mm के डिस्टेंस पे ऑफसेट पे, यानी हमारा स्ट्रीट लाइट लगता है। क्योंकि हमारा जो भी प्लांट है सोलर ग्राउंड माउंटेड जो भी प्रोजेक्ट है उसका अराउंड चार तरफ हमारा स्ट्रीट लाइट होता है। तो ऑलरेडी इसमें इस वाले प्लांट में हमारा स्ट्रीट लाइट है, तो हम इसमें स्ट्रीट लाइट प्रपोज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्लांट के बाउंड्री पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। तो हम इस वाले में स्ट्रीट लाइट प्रपोज नहीं करेंगे, लेकिन अपने को एरिया ब्लैंक छोड़ के रखना है। तो हमने पहले इस वाले में स्ट्रीट लाइट है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर एक साइड पे हमारा पहले से स्ट्रीट लाइट लगा मिले। अगर लगा नहीं मिलेगा तो अपने को स्ट्रीट लाइट प्रपोज करना है। तो जो भी हमारी बाउंड्री लाइन है सर हमने कितने डिस्टेंस पर लगाना होता है स्ट्रीट लाइट? 500 बाउंड्री का जो यहाँ पे फेंसिंग होती है, फेंसिंग समझ रहे हो ना, जी जो भी हमारे पूरे ग्राउंड को कवर करती है फेंसिंग। फेंसिंग हो जाएगी यहाँ पे जैसे 500 mm या मीटर? यार मीटर में पता है कितना हो जाएगा। mm। ये हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री पे ऊपर हमारी फेंसिंग हो जाएगी। फेंसिंग लगी, फेंसिंग समझ रहे हो ना क्या होता है? अभी मैं बता देता हूँ। ये दिख रहा है, ये इस टाइप की हमारी तारें लग जाती है प्लांट के अंदर। ये हमारा स्ट्रक्चर लग रहा है, ये हमारी फेंसिंग होगी। ये जो तारे हैं बाउंड्री से हमने पूरे बाउंड्री एरिया को हमने इन तारों से कवर कर दिया, ये हमारी फेंसिंग होती है। प्लांट इसके अंदर है, उसके बाद हम इसको चारों तरफ से कवर कर दिया। तो जो भी हमारी बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन के ऊपर हमारी फेंसिंग हो जाती है। अब फेंसिंग के बाद अपना नेक्स्ट होता है 500 mm पे अपना जो भी है स्ट्रीट लाइट आता है।
तो स्ट्रीट लाइट पहले हम बना लेते हैं इसका। पहले मैं इसका यूसेज चेंज कर लेता हूँ। यूसेज चेंज करने का क्या होता है कि जो भी हमारा लाइन होता है उसके पहले ही हमारा सारा काम होता है। अगर मैं यूसेज चेंज नहीं करूँगा तो मैं जो भी लाइन ड्रॉ करूँगा वो अपना एक्स वाई जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग ही अपना को लेगा। लेकिन मैंने अभी इसका यूसेज चेंज कर दिया तो जो हमारा बाउंड्री है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो भी लाइन उसी के पैरेलल ही हमारे जो भी वर्कआउट करेंगे उसी के पैरेलल होगा। यूसेज का यही फ़ायदा होता है। तो मैं अभी इसका स्ट्रीट लाइट डिजाइन कर लेता हूँ। स्ट्रीट लाइट डिजाइन करने के लिए एक सिंपल सा सिंबल बना लेता हूँ। ये हमारा टॉप व्यू से स्ट्रीट लाइट कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा एलईडी हो गया, ये हमारा पोल हो गया। एक मिनट थोड़ा होल्ड करना। किस क्या हुआ? मैसेज तो मेरा आया होगा, क्या करना है उससे? जाओ उसको वैसे तैसे करके आओ। धमका देना, ढंग से बोलना। यहाँ पे क्या समझ रखा है तू? पहले तुम जाओ, पिताजी से कुछ नहीं होगा। तू बोल पहले यहाँ पे समझ क्या रखा है। महेश, चलो मैं लेके आता हूँ फिर। ये हमारा स्ट्रीट लाइट हो गया। तो पहले हमने 500 का ऑफसेट ले लिया। 500 का ऑफसेट लेने के बाद हमने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते पहले। इसमें कुछ भी काम करो तो सबसे पहले ब्लॉक में कन्वर्ट कर लो। ब्लॉक में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा होता है, और कोई सा भी थोड़ा सा भी चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली वो सारे जो भी कॉपी है उस ब्लॉक का सारे कॉपी में वो सारे वो चीज़ चेंज हो जाएगी। ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूँ और नाम देता हूँ स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट हमने इसका ब्लॉक का नाम दे दिया। अब हम इसको प्लेस कर देते हैं किसी कॉर्नर पे। ये हमारा आ गया। अब हम इसको जो भी स्ट्रीट लाइट है वो हमारा एक स्ट्रीट लाइट पोल से दूसरे स्ट्रीट लाइट का जो पोल होता है उसकी डिस्टेंस होती है 30 मीटर। हम लेके चलते हैं 30 मीटर तक। जो हमारा स्ट्रीट लाइट का जो पोल होगा 5 मीटर हाइट पे होगा। 80 वाट की एलईडी लगी रहती है। 80 वाट की एलईडी, 5 मीटर हाइट का जो पोल होता है वो, और एक पोल से दूसरे पोल की जो डिस्टेंस होती है 30 मीटर होती है। वो लिख लेना कहीं अपने पास नोट्स वोट्स में। पोल की हाइट होती है 5 मीटर। वाटेज होता है 80, मिनिमम 80 वाट। 80 वाट की कम से कम अपने को लाइट लगानी है। और एक पोल से दूसरे पोल के जो बीच का डिस्टेंस है वो 5 मीटर। अब हम इसको पूरे प्लांट के बाउंड्री के ऊपर चारों तरफ से हम इसको वो कर देंगे, लगा देंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ से इसको ट्रिम किया जो भी हमारा 500 मीटर था। अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एरे के बाद एक ऑप्शन आता है पाथ एरे। पाथ एरे पे फॉलो किया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये ऑटोमेटिकली बाउंड्री के चारों तरफ हमारे ये स्ट्रीट लाइट लग चुकी है। लेकिन हम यहाँ से इसको डिस्टेंस इसका चेंज कर सकते हैं। 30, एंटर। इसको मैंने दोबारा बता रहा हूँ, इसको हमने पहले जो भी हमारी लाइन है उसको हम एडिट कर लेंगे, यानी ट्रिम कर लेंगे। अगर ये लाइन हमारी जुड़ी रहेगी तो हमारे जो पाथ है ये हमारा वर्कआउट नहीं करेगा क्योंकि हमारा लाइन सारी जुड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ लाइन ब्रेक होगी वहाँ पे ये पाथ है कंक्लूड कर लेगा कि हमें अपने को ये वाला पाथ फॉलो करना है। एरे में जाएंगे, पाथ है फॉलो
कर कमांड देंगे, देन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली अपने को बता देगा कि ये पाथ है तो है, लेकिन ये काफी क्लोज लग गया है। कंट्रोल जेड जेड दिस एंटर। कहीं पे लाइन ब्रेक हो रही है क्या? कुछ ज्यादा ही दूर दूर लग गया क्या ये रहा। सर आप 30 डाल रहे हो ना, वो बहुत पास पास लग रहा होगा। 30 मीटर डालना होगा ना, 3000। नहीं नहीं, जो हमारी लेआउट है ना, ये जो ड्राइंग है ये हमारे मीटर में है सारी। ये 46 mm नहीं है, 46 मीटर है। ये है ना अपना, एक हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया। यानी लगे तो इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन ये सिंबल मैंने बहुत छोटा बना दिया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो दो पोल के बीच में आप 30 मीटर डिस्टेंस बता रहे हो आप, ये 30 हाँ मीटर तो 100 फीट के करीब हो गया। इतने दूर दूर पे लगाना होता है? हाँ, इतने दूर 30। एक जो मैंने बताया ना रिक्वायरमेंट क्या, अगर 80 वाट की एलईडी है तो अपना काम चल जाता है। 80 वाट की एलईडी पे 30-30 मीटर के डिस्टेंस पे लगाते हैं हम। ये है हमारा स्ट्रीट लाइट 30 आ गया। मीटर ज्यादा नहीं हो गया? 100 फीट पे तो एक पोल पे इतना तो एरिया वो कवर ही नहीं कर पाएगा। 100 फीट का रेडियस कवर कर लेगा 80 वॉट का बल्ब? आराम से करता है। एक बार देखना उसको प्लांट पे जो एक्चुअल लगा पड़ा है, मैं उसकी कुछ फोटोज भेज दूंगा जो हमने ये प्लांट एजुकेट किया है। ये 30-30 मीटर का एक पोल से दूसरे पोल के बीच में डिस्टेंस होती है, और 5 मीटर हाइट होती है पोल की। तो इस तरह से हम स्ट्रीट लाइट का डिजाइन करते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ कैसे कैसे मैंने प्रोसेस किया। कंट्रोल जेड जेड, थोड़ा मैं सिंबल इसका बहुत छोटा बना दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये हमारा विजुअल है इजीली, ठीक है। मैंने सबसे पहले जो हमारी लाइन थी उसको मैंने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ से मैंने लाइट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एरे का ऑप्शन है, पाथ एरे, उसको मैंने फॉलो किया। ये हमारा काफ़ी क्लोज लग गया। यहाँ से बिटवीन यानी इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए, 30। एंटर। जैसे 30 एंटर करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली जितना स्ट्रीट लाइट है वो ऑटोमेटिकली सारे जो पाथ के बाउंड्री हैं उस पर हमारी लग जाएंगे। इस टाइप से हमारा स्ट्रीट लाइट लग जाता है। अब स्ट्रीट लाइट के बाद हमने इसको 500 mm का और डिस्टेंस दिया। 500 के बाद हमारा 4 मीटर का रोड बनेगा, ताकि अगर हमारा कोई भी गाड़ी, व्हीकल्स, ट्रक, क्रेन जो भी कुछ जाए तो हमारा इस रोड के अराउंड रोड होना ज़रूरी है, ताकि हमारा इजीली जो भी व्हीकल्स है वो कन्वेंस है वो इजीली प्लांट के चारों तरफ मूव हो जाए। अगर हम रोड नहीं प्रपोज करेंगे तो हमें फिर क्या कहते हैं, व्हीकल्स हमारे इजीली जा नहीं पाएंगे। इसलिए हम अपने को 3 मीटर मिनिमम जो होता है रोड 3 मीटर का होना चाहिए। 3 से 5 मीटर तक अगर वेरी करता है, अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा है तो हम 5 मीटर भी प्रपोज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एरिया कम है और डीसी कैपेसिटी लगानी है तो हम उसमें 3 मीटर से 4 मीटर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो रोड जो मिनिमम बनाते हैं वो हम 3 मीटर बनाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर 6 मीटर वो अपने ऊपर है, कितना भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस, अकॉर्डिंग टू एरिया। लेकिन 3 मीटर की मिनिमम होनी ही होनी चाहिए। 3 मीटर से हम कम की रोड नहीं बना सकते, क्योंकि जो हमारे ट्रक, अगर मान लो कि हमें ट्रक ही लेके जाना है इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे मुझे ट्रक कुछ अनलोडिंग करनी है यहाँ पे मटेरियल। अगर मेरे ट्रक का आगे का फ्रंट ही मेरा 2.5 मीटर का है तो हम अगर उसका 3 मीटर का एरिया नहीं देंगे तो हमारे जो पोल है इन सबसे ये आपस में लड़ेंगे। इसलिए मिनिमम जो होता है ट्रक का जो फ्रंट होता है वो 3 मीटर का, मतलब 2.5 मीटर का होता है। तो इसलिए अपने को 3 मीटर लेके चलना होता है। रोड वन वे रोड होता है जो मिनिमम 3 है, बाकी ज़्यादा हम 4 मीटर 5 मीटर का भी हम प्रपोज कर सकते हैं। तो मैं अपने को क्या कर दिया, यहाँ पे पहले 500 मीटर के डिस्टेंस पे जो बाउंड्री है वहाँ से मैंने 500 के डिस्टेंस पे स्ट्रीट लाइट लगाए। फिर मैं 500 के डिस्टेंस पे क्या करूँगा, यहाँ से मैंने ऑफसेट लिया 0.5, एंटर, दिस लाइन टू दिस लाइन। ये एरिया हमारा, ये वाला 500 पे तो हमने स्ट्रीट लाइट लगा दिया, और ये वाला 500 पे हमने यहाँ से हमने रोड स्टार्ट किया। रोड हमने कितने का बनाया, 4 मीटर का बना दिया रोड। ये हमारा रोड हो गया।
हैश कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। सर एक दिक्कत आ रही है मेरे को, जैसे कि अभी आपने सर बताया कि ये जो स्ट्रीट लाइट हमने लगाई 500 mm के डिस्टेंस पर लगाना है ना सर? बाउंड्री से 500 के डिस्टेंस पे अपने को स्ट्रीट लाइट लगाना है। देन 500 का जो हम्म, स्पेस है, फिर उसके बाद हमारा रोड स्टार्ट होता है। यानी ठीक है टोटल सर। 1 मीटर तो बाद ही हमारा, बाउंड्री से 1 मीटर बाद हमारा रोड स्टार्ट होगा। अच्छा, और बाउंड्री सर से ये अपने ओके ओके, एक स्ट्रीट लाइट और दूसरे स्ट्रीट लाइट के बीच की डिस्टेंस 30 मीटर बताया आपने? 30 मीटर लेके चलते हैं स्टैंडर्ड। अच्छा, अगर तीस हमारे पास मीटर 80 वाट का एलईडी नहीं दे रहे, 50 वाट की, 60 वाट की एलईडी दे रहे, तो उसका फिर हमारा जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। ओके ओके सर, ठीक है सर। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से हमने 1 मीटर का ऑफसेट दे दिया बाउंड्री से। अब इसके बाद अपना क्या है, हम इसका ऑफसेट लेंगे, 4 मीटर का रोड प्रपोज करेंगे। 4 मीटर का रोड प्रपोज कर लिया, तो ये हमारा आ गया रोड का एरिया। मैं इसको अलग से जाके हैच करके दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। क्लोज क्यों नहीं है? ये हमने रोड के लिए एरिया छोड़ दिया 4 मीटर को ऑफसेट लेके। अब हमारे पास जो स्पेस बचा, कितना बचा, 2 मीटर का स्पेस बचा। ठीक है, 2 मीटर में हम 500 mm का स्पेस छोड़ के फिर 1 मीटर का ड्रेनेज बनाएंगे। ड्रेनेज यानी प्लांट से हमारा चारों तरफ से पाइपलाइन जाएगी वाटर, सब वाटर की, वेस्ट वाटर की। तो उसका हम ड्रेनेज 1 मीटर का गड्ढा खोद के, मतलब 1 मीटर का हमारा ड्रेनेज की विड्थ होती है, नाला जो पानी जाने के लिए होता है। तो हम यहाँ से पहले 500 का डिस्टेंस ले लेंगे। तो ऑफसेट 500, ओ 0.5, 0.5 एंटर। ये लाइन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रही, ये हैच ही आ गया क्या? अब लाइन सिलेक्ट होगी। यहाँ से मैंने 0.5 का ये ले लिया, ये वाला स्पेस हमारा खाली रहेगा। इस वाले स्पेस पे हम कुछ नहीं लेंगे। अब फिर यहाँ से हम 1 मीटर का ड्रेनेज बनाएंगे। अब इसको मैं हैच कर देता हूँ पानी वाले रंग से, ज्ञान से। यार कॉपी करना था। इसको कॉपी करना था। ठीक है, ये अब इसके बाद 500 mm का गैप छोड़ के यहाँ से अपना मॉड्यूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। मैं फर्स्ट दोबारा क्लियर करता हूँ क्या क्या चीज़ें अपने को लेनी है। तो सबसे पहले अपने को बाउंड्री लाइन है, उसके ऊपर हमारी फेंसिंग आ जाएगी। जो भी हमारी बाउंड्री लाइन, हमारा जो भी एरिया है, उसके ऊपर हम फेंसिंग लगा देंगे। फेंसिंग के बाद अपने को कितना गैप लेना है, 500 का mm का गैप लेके, यानी आधा मीटर के गैप पे अपने को स्ट्रीट लाइट लगा देना है। फिर आधा मीटर का एरिया हमारा खाली रहेगा। फिर उसके बाद अपना हम 4 मीटर का रोड प्रपोज करेंगे। 4 मीटर का रोड का प्रपोज करने के बाद यहाँ पे हमने 500 mm का ब्लैंक का एरिया छोड़ दिया। देन फिर हमारा 1 मीटर का ड्रेनेज सिस्टम लगेगा, जहाँ से हमारा कोई भी पानी है, नाला है, वो हमारा इजीली फ्लो हो जाए पानी। फिर हमने वहाँ से 500 mm का गैप देके यहाँ से अपना मॉडल लगना स्टार्ट करेंगे हम।
बस ये होता है एरे लेआउट में जो भी हम डिजाइन करते हैं ग्राउंड माउंटेड का। तो ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस कम है, मतलब ज़्यादा। हेलो सर, 5 हेलो सर, ये हाँ रोड बताओ। रोड का जो 3 to 5 मीटर का मैक्स 3 मिनिमम होता है, 5 मैक्सिमम होता है, तो रोड के बाद जो हमारी लाइन आती है, हाँ, एक बार रिपीट कर देंगे। रोड के बाद हम ड्रेनेज का देते हैं रोड के बाद हम 500 mm ड्रेनेज के बाद। देते हैं। हाँ, 500 mm के बाद अपने का 1 मीटर का ड्रेनेज देना होता है। अगर मान लो कि मैं ऑफसेट 7 का ना लेके 8 का लिया होता, तो जो हमारे ड्रेनेज की जो विड्थ है वो हम 1 मीटर का ना दे के 1.5-2 मीटर का ले लेते। अपने पास एरिया कम था, इसकी वजह से हम अपने को 1 मीटर का ड्रेनेज लिया, ड्रेनेज का यानी जो विड्थ मैं अभी हमारा मिनिमम मिनिमम मैं अभी जो डिजाइन कर रहा हूँ मिनिमम अपना मिनिमम टू मिनिमम इतना लेना ही लेना है। इससे कम हम लेके जाएंगे तो हम चीज़ें हमारी अनसक्सेसफुल हो जाएगी, यानी वो प्लांट हमारा डिजाइन सही से नहीं हुआ होगा। ये मिनिमम मैंने कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि इतना अपने को देना ही देना है, लेकिन अपने पास स्पेस है तो हम उसकी लेंथ विड्थ बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ मैंने 4 मीटर का लिया है, हम यहाँ पे 5 मीटर भी रोड कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्पेस है। हर एक का अलग अलग कंटूर होता है, हर एक का अलग अलग टाइप की हर एक साइड की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो अपने को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करना होता है। मैं ये 500 पे लगाया हूँ, ये हो तो मैं 600 700 800 पे भी लगा सकता हूँ, ऐसा कोई है नहीं फिक्स कि मुझे 500 पे लगाना है। लेकिन जो मतलब हम मिनिमम हमें मिनिमम मिनिमम 7 लेकिन मीटर ही लेना, उससे कम नहीं ले सकते। नहीं, 7 मीटर से नीचे पे हमारा कुछ रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ही नहीं होगा। रोड हम दे ही नहीं पाएंगे, स्ट्रीट लाइट हम लगा ही नहीं पाएंगे, तो फिर अपने को वो चीज़ें फिर प्लांट में अगर मुझे कोई व्हीकल मूव करवाना है, कोई यहाँ पे मान लो कि आग लगी प्लांट में, तो मुझे अगर फायर वाली गाड़ी भी लेके जानी है तो कहाँ से लेके जाऊंगा अगर हमारा रोड नहीं होगा। तो रोड हमारे लिए मैंडेटरी है, स्ट्रीट लाइट हमारे लिए मैंडेटरी है कि अगर रोशनी नहीं होगी तो हम फिर मूव कहाँ करेंगे रात के टाइम में। कोई अगर जानवर घुस गया, सांप आ वहाँ पर आ गए प्लांट के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रीट लाइट मैंडेटरी है। स्ट्रीट लाइट के बाद हमारा ड्रेनेज है। प्लांट के अंदर अगर हमारा कोई पानी यहाँ से पाइप लेके जानी है, कहीं पे हम अपने को क्लीनिंग के लिए पाइप देना होता है, तो ये सारा ड्रेनेज के थ्रू हमारा पानी जाएगा। तो जो भी चीज़ें ये सारी मैंडेटरी हैं, हम इसको नेगलेक्ट करेंगे तो हमारा प्लांट है वो प्रॉपरली डिजाइन नहीं होगा। तो इसलिए अपने को रोड देना ही है, ड्रेनेज देना ही है, स्ट्रीट लाइट देना ही है। प्लस में हम इसमें एक दो कैमरा वाले पोल भी ऐड करते हैं कि जहाँ पे हमारे को कैमरा पॉइंट ऑफ देना है, कैमरा का व्यू लगाना है। कैमरा भी हम प्लांट के अंदर कैमरा भी लगाते हैं, तो ये 2-4 जगह पे अपने को वो भी प्रपोज करना होता है, कैमरा के लिए भी पोल देना होता है। तो स्ट्रीट लाइट के बीच में जहाँ पे अपने को कैमरा लगाना होता है, वहाँ पे अपना कैमरा भी लगाते हैं, लेकिन कैमरा मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैंडेटरी है वो डाल दिया मैंने, लेकिन कैमरा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये प्लांट छोटा है। लेकिन कई बार मेगावाट से 50 मेगावाट 70 मेगावाट 100 मेगावाट के प्लांट आते हैं, तो वहाँ पे हर कोई बंदा बार बार जाके मतलब हर एक टेबल के बीच में जाके कुछ चीज़ें देख नहीं सकता, तो वहाँ पे अपने को जो सिक्योरिटी गार्ड कैबिन होता है, अब यहाँ पे हम एक ट्रांसफार्मर लोकेशन प्लेस करेंगे, एसटी पैनल का लोकेशन इसी के अंदर। तो जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम इसी के अंदर सर, अपने को करनी है। हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे 7 मीटर हम प्रॉपर्टी से तो हमें मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम भी कुछ लिमिट रहता है इसका कि मैक्सिमम हम कितना ले, मतलब मैक्सिमम कितना मैक्सिमम चाहिए? यही है कि अपना अगर 7 मीटर में काम चल जा रहा है तो हम 7 ही ले लें, हम क्यों मैक्सिमम में जाएं। अगर हम रोड का लेंथ बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट ही तो बढ़ रही है ना। मतलब फिर भी एक लिमिट उमिट होती है कि 8 या 9 मीटर कुछ भी, 8 या इससे ज़्यादा लास्ट नहीं ले 9, सकते। मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं है, 8 तक ही जाते हैं, 8-9 बहुत होता है। क्योंकि जो भी चीज़ हम फालतू की बढ़ाएंगे वो नेसेसरी कॉस्ट ही है। हमारी रिक्वायरमेंट अगर इतने में पूरी है तो हम इतने ही सफिशिएंट लेके चलते हैं। ज़्यादा लेके भी हम कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहते कि कंपनी के ऊपर बढ़ाना है। तो ये मिनिमम है, तो मिनिमम के साथ ही डिजाइन करना। अदरवाइज हम ज़्यादा ज़्यादा 8 कर सकते हैं रोड को, इससे ज़्यादा थोड़ी ना कि अब स्पेस है तो हम 20 मीटर के रोड ही बना दें, ऐसा थोड़ी ना होगा। स्पेस ही अवेलेबल है तो हम 20 मीटर का रोड बना दें। अगर हमारी 4 से नहीं तो 5 मीटर ज़्यादा ज़्यादा हम रोड बना देते बस। अब 5 से 6 नहीं होता, वो 5 हो गया, 1 मीटर का ड्रेनेज की जगह 1.5 मीटर का बना दिए। बस यही थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, तो 1-2 मीटर का ही अप डाउन होता है। ये नहीं कि हमारे पास पूरा स्पेस ही है तो 10 मीटर की रोड बना दी, 5 मीटर का ड्रेनेज बना दिया, और ऐसे हमने सारी चीज़ें बढ़ा दी। तो ये सारी चीज़ें फालतू की है, नेसेसरी है, क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ती है। तो काम वही करना है जिससे हमारी कॉस्ट भी कम आए और हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ, वो क्लियर है, वो एक्चुअली नोट कर रहा था कि मिनिमम क्लियर। मैक्सिमम का कुछ हो तो वो कर लेता हूँ। ओके, तो फिर आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। देन इसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद
अपने को अब मॉड्यूल लगाना स्टार्ट करना है। तो मॉड्यूल लगाने के लिए क्या करना होता है, मॉडल मॉडल की सेम है सबका फंडा। मॉडल लगाने के लिए जो भी है उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग मॉडल बनाना है। 2.278 2278 1134 की वो है लेंथ विड्थ है। अब इसका मैंने ऑफसेट ले लिया 35 mm का, जो कि हमारी फ्रेम साइज है। अब मैंने इसको फिर ब्लॉक में कन्वर्ट किया, मॉडल के नाम से सेव कर दिया। फ्रेम साइड का हम ऑफसेट अंदर ही लेते हैं ना, मॉड्यूल फ्रेम का ऑफसेट? अंदर ही लेंगे, अगर बाहर लेंगे तो उससे हमारे मॉडल की डायमेंशन पूरी चेंज हो जाएगी ना। हाँ हाँ ठीक। इसलिए जो भी काम करना है अपने को अंदर करना है, क्योंकि अगर हम बाहर करेंगे तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगी। तो हमारी फिर जो ऑन द साइट है अगर हम 10 मॉडल एक साथ जोड़ेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमेशा जब भी काम करो अंदर ही करना, मॉडल को ऑफसेट जो भी लेना अंदर ही लेना। अब हम इसको कंटिन्यू टेबल बना लेंगे। टेबल इन द सेंस कि हमारी जो टेबल है वो कितने की बनेगी। हम जो इसमें इन्वर्टर लेते हैं वो हम इसमें लेते हैं लगभग एसटी का जो इन्वर्टर होता है, एसटी का इन्वर्टर हमारा 1500 वोल्टेज पे काम करता है, यानी 1500 वोल्ट पे। लेकिन जो 415 वोल्ट पे काम करता है वो उसमें हम जो मैक्सिमम स्ट्रिंग जाती है हमारी 18 की जाती है। यानी हम एलटी साइड में काम डिजाइन कर रहे हैं, 415 वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, तो हमारी जो मैक्सिमम स्ट्रिंग बनेगी वो 18 की बनेगी। 18 से ज़्यादा हम नहीं बना सकते, क्योंकि 415 वोल्ट पे जो हमारा एमपीपीटी का वोल्टेज लेवल होता है वो 1000 ही होता है। लेकिन अगर वही हम 800 वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, 11 केवी पे काम कर रहे हैं, 33 केवी पे काम कर रहे हैं, तो उस टाइम में जो हम इन्वर्टर लेते हैं वो एसटी के इन्वर्टर लेते हैं, तो जो उनकी वोल्टेज लेवल होती है वो 1500 वोल्ट तक ले सकती हैं। तो यानी जो भी हम स्ट्रिंगिंग करते हैं तो हमारे ग्राउंड माउंटेड में 25 26 की 28 तक की स्ट्रिंग बन जाती है, यानी मैक्सिमम 28 तक की हम स्ट्रिंग बना सकते हैं 1500 वोल्टेज वाले इन्वर्टर पे। तो एस टी में हमारी जो स्ट्रिंग बनती है वो 28 की बनती है, और जो एल टी में बनती है मैक्सिमम वो 18 की बनती है, उससे ज़्यादा वो नहीं बन सकती। तो ये मैक्सिमम वाली कंडीशन नोट कर लेना। एल टी साइड में जो हमारी स्ट्रिंगिंग होती है 18 की बनती है, और एस टी में हमारी 28 की बनती है मैक्सिमम। बाकी आने वाले क्लास में हम स्ट्रिंगिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीज मतलब उसका क्या कैलकुलेशन है, क्या फॉर्मूला है, वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। लेकिन मैंने अभी बेसिक आइडिया बता दिया, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो अभी तो हम बेसिकली मॉडल लेआउट फाइंड आउट कर रहे हैं, मॉडल लेआउट बनाना सीख रहे हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ अभी मॉडल पे फोकस किया, बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है, इसके बाद हम जैसे जैसे हमारी क्लासेस होंगी हम वो सारी चीज़ें कवर करते हुए जाएंगे। तो अभी हमने दो साइट का हमने कंप्लीट किया, एक रूफटॉप का, एक कमर्शियल का प्रोजेक्ट का, इंडस्ट्रियल साइट का, ये हमारा ग्राउंड माउंटेड का है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा कैलकुलेशंस का, तो फिर हम कैलकुलेशंस के पार्ट्स पे कवर कर लेंगे। तो ये हमने एक मॉडल यहाँ से लगाना स्टार्ट किया, अब इसकी हम टेबल बना लेंगे। टेबल इन द सेंस कि हम जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 28/2 की टेबल बना लेता हूँ। इसके बीच में कितने का गैप होता है, 20 का। ओ शिट, ज़्यादा आगे चला गया। 20 से 25 mm का गैप ले लेते हैं। तो अभी मैं 20 mm का गैप लेके चल रहा हूँ। मूव M002 एंटर। कॉपी, यहाँ पे प्लेस 0.02। ये जो आप एलटी साइड और एसटी साइड बता रहे थे उसका कुछ थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं, एलटी और एलटी एसटी साइड का। होता है हमारा जो, जैसे कि एलटी साइड होता है हमारा 415 वोल्टेज होता है मैक्सिमम, और अच्छा, सिंगल फेस होता है वो हमारा 220 230 वोल्टेज होता है, वोल्टेज लेवल होता है ये। सिंगल फेस का देखा होगा घर में कि 1-2 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसमें सिंगल फेस कहते हैं। सिंगल फेस यानी जो वोल्टेज लेवल है उसका 230 220 वोल्टेज ही है। और जो थ्री फेस का जो हमारे घर में लाइन आती है उसको हम 415 वोल्ट पे उसको थ्री फेस कहते हैं। ठीक है, ठीक हुआ है। क्लियर। हाँ हो गया। और जो एस टी होता है वो होता है हाई टेंशन वोल्टेज लेवल। हाई टेंशन यानी देखा होगा रेलवे के ऊपर लिखा रहता है 25,000 वोल्ट का लाइन का वो आता है, जो उसके ऊपर होता है लिखा रहता है हाई टेंशन लाइन, यानी 25,000 वोल्टेज लेवल। तो वो वोल्टेज लेवल का ये है कि आपका वोल्टेज लेवल कितना है। अगर 415 तक है तो वो सारा हमारा एल टी में होता है, लो टेंशन वोल्टेज लेवल। और जहाँ एस टी हो यानी 415 से वोल्टेज लेवल जहाँ ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम एस टी साइड में कंसिडर करते हैं।
कि एसटी साइड का हमारा कितना वोल्टेज लेवल है। तो 400 तक तो हमारा ठीक है, एलटी साइड में कंसिडर होता है। उसके बाद सीधा वोल्टेज लेवल होता है, वो होता है 800। 800 के बाद कितना होता है 11 केवी। 11 केवी के बाद कितना होता है 33। 33 के बाद कितना होता है 166। 166 के बाद कितना होता है 132। ये वोल्टेज लेवल है, ये एसटी साइड के वोल्टेज लेवल है। तो ये अपने पास कहीं नोट कर लेना वोल्टेज लेवल क्या क्या होता है। 220 वोल्ट, 400 वोल्ट, यानी 400 प्लस माइनस 10% होता रहता है। यानी 400 वोल्ट है तो कभी वो 420 हो जाएगा, कभी 415 हो जाएगा, कभी 390 हो जाएगा। लेकिन जो एवरेज है वो 400 रहता है। तभी तो हमारे घर में एसी के साथ हम स्टेबलाइजर क्यों लगाते हैं, ताकि जो हमारा वोल्टेज लेवल है फ्लक्चुएट करे, वो हमारा एसी को इक्वल वोल्टेज लेवल की सप्लाई मिलती रहे। इसलिए हम एसी के साथ स्टेबलाइजर लगाते हैं, क्योंकि हमारा वोल्टेज है ऊपर नीचे प्लस माइनस 10% होता रहता है। लेकिन जो एवरेज आता है सिंगल फेज का, जो वोल्टेज लेवल होता है 200 वोल्ट मतलब 220 वोल्ट होता है। थ्री फेज का जो वोल्टेज लेवल होता है 400 से लेकर 415 वोल्ट तक का होता है। वही अगर हमारे यहाँ, ये तो दोनों आते हैं हमारे एलटी में, हाई लो टेंशन वोल्टेज लेवल। लेकिन हाई टेंशन यानी एसटी का जो हमारा जैसे हम एसटी कंसिडर करेंगे तो 400 से ऊपर जो अगला वोल्टेज लेवल आता है वो आता है 6.6, 6600। उसके बाद आता है सीधा 800। तो 6600 पे हमारा अभी तक इंडिया में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो 6600 वोल्टेज पे काम करता हो। इंडिया में जो भी है इंस्ट्रूमेंट वो सारे हमारे 400 वोल्ट पे काम करते हैं। तो जो भी हमारे पीछे से अगर ज़्यादा हमें वोल्टेज लेवल की रिक्वायरमेंट है तो हम एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर से जो भी हमारा अगर 11, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है बेसिकली, किसी को कुछ आइडिया है? वीर हाई टू लो विशाल, और लो टू हाई में कन्वर्ट करना। क्या लो टू हाई, हाई टू लो मतलब क्या होता है? करंट होता है, वोल्टेज वोल्टेज होता है, क्या होता है? वोल्टेज वोल्टेज है ना, रिक्वायरमेंट के ओके, हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। वोल्टेज यानी स्टेप अप कर सकता है, वोल्ट ट्रांसफार्मर स्टेप यानी स्टेप स्टेप डाउन अप और करता स्टेप है। अप। यस, स्टेप डाउन और इसका स्टेप। ट्रांसफार्मर का सिर्फ बस यही होता है कि जो भी हमारा वोल्टेज लेवल है, या तो उसको हमें अगर कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो ट्रांसफार्मर में लगा देते हैं स्टेप डाउन। यानी जो पीछे से अगर 11 केवी की वो लाइन आ रही है, अगर हमारा 415 की रिक्वायरमेंट है तो हम ट्रांसफार्मर लगा देंगे। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 11 केवी वोल्टेज लेवल को 415 में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। लेकिन अगर वही हम अगर सोलर लगा रहे हैं, सोलर लगाने के बाद हमारा जो भी आ रहा है 800 वोल्टेज पे हमारा करंट, जो भी सोलर प्लांट है वो 800 वोल्टेज पे काम कर रहा है। लेकिन जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन है वो हमारे 11 केवी पे काम करती है। तो अगर हमारे सोलर पावर को अगर ट्रांसमिशन लाइन में भेजना है तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे। कितने का, 800 को जो सीधा कन्वर्ट कर दे कितने पे, 11 केवी पे। तो वोल्टेज का ट्रांसफार्मर का बस यही काम होता है, वोल्टेज को अप करना और डाउन करना। तो हम वोल्टेज को अप और डाउन कर सकते हैं पर हम ट्रांसफार्मर लगा के, ट्रांसफार्मर की हेल्प से। तो जो भी हमारे 400 वोल्टेज तक होता है वो हमारे एलटी साइड में आते हैं। 400 के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो भी 800 वोल्ट, 800 के बाद हमारा 11 केवी है, 11 केवी के बाद 33 केवी है, 33 केवी के बाद हमारा 66 केवी है, 66 केवी के बाद हमारा 132 केवी है। ये सारे हमारे एसटी साइड के वोल्टेज लेवल होते हैं। ठीक है, ये मेंशन लिख लेना अपने पास नोट्स, वोल्टेज लेवल अलग अलग, एलटी साइड में कौन सा वोल्टेज आते हैं और एसटी साइड में कितना वोल्टेज आते हैं। सर आपके पास कुछ ऐसा पीडीएफ पड़ा है ऐसा जो जिसमें ये सारी डिटेल्स हो, मतलब ठीक है, मैं नोट्स बना के कुछ भेज दूंगा, मेरे पास पीडीएफ है, मैं भेज देता हूँ, कोई इशू नहीं है। वैसे ठीक है अपने सर हैंड वो। से भी लिख रहा हूँ, हैंड रिटन जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो काफ़ी बेनिफिशियली होते हैं, क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग ही वो सब अपने अकॉर्डिंग बनाते हो। लेकिन मैं जो वो चीज़ें भेजूंगा, जो चीज़ें लिखते भेजूंगा हैं ना उसमें डिटेल, क्या होता है कि डिटेल में कुछ उसमें ज़्यादा होता है। उसमें जो मैं ठीक है भेजूंगा आप। उसमें अपने अपने अकॉर्डिंग बनाया होगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल होगा। लेकिन उस समझने के लिए वो मैं अपने तरीके से लिखा हूँ तो मैं वो समझ सकता हूँ। लेकिन जब आप है अपना हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो कुछ अलग ही शॉर्ट ट्रिक बनाओगे, अलग ही चीज़ बनाओगे, कि मैं एक पॉइंट पढ़ूँ तो मुझे समझ आ जाए कि हाँ मैंने इसके बारे में ये लिखा था। तो हैंड रिटन नोट्स भी बनाओ, प्लस में मैं अभी जो भी नोट्स है मैं भेज दूंगा। आप ये बोल रहे हो 11 kVA 66 kVA है ना? हाँ, ये एस टी तो साइड के किलो वोल्टेज वोल्ट लेवल है। एम्परेज है ये, मतलब कि इसकी यूनिट क्या है, किलो वोल्ट एम्परेज? के वी ए, किलो वॉट एम्पियर, एवरेज नहीं है, एम्पियर, अच्छा, एम्पियर। नहीं हाँ एम्परेज होता, हाँ ठीक है एम्पियर। अच्छा, इसकी फुल करंट, फॉर्म ये है। हाँ किलोवाट एम्पियर, के वी ए। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसके ऊपर हम मॉड्यूल प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे 28/2 की टेबल बनाता हूँ, यानी
28 कॉलम और 2 रो। इसको कहते हैं हम 2p/28, यानी 2p यानी डबल पोर्ट्रेट मल्टीप्लाई बाय 28। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी 28 की टेबल बनाता हूँ, तो इसको मैं पहले 28 कर लेता हूँ। अरे 27 एंटर। ये हमारी 28 की टेबल बन गई। अब मैं इसको कॉपी करके डबल पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। ग्राउंड माउंटेड में जो मोस्टली प्रोजेक्ट लगते हैं वो डबल पोर्ट्रेट में लगते हैं। जो भी प्लान डिजाइन करना तो डबल पोर्ट्रेट में ही करना, क्योंकि ग्राउंड माउंटेड के प्रोजेक्ट डबल पोर्ट्रेट में लगते हैं। रूफ टॉप पे हम सिंगल पोर्ट्रेट में जा सकते हैं, डबल पोर्ट्रेट में भी जा सकते हैं, ट्रिपल पोर्ट्रेट में भी जा सकते हैं। लेकिन ग्राउंड माउंटेड में जो मोस्टली प्रोजेक्ट लगते हैं 99% वो हमारे डबल पोर्ट्रेट में ही लगते हैं। अब मैं इनका क्या करूँगा, 28/2 की टेबल बन गई। अब मैं इसका क्या करूँगा, ब्लॉक बना लूँगा टेबल का, पूरी टेबल की एक ब्लॉक बना लूँगा। मैंने पूरे मॉडल को सेलेक्ट किया। इसके बाद मैंने क्या किया, BLOCK ब्लॉक बना लिया। कितने की, 28/2 की। एंटर। ये मेरा पूरा एक ब्लॉक बन चुका है, 28/2 का पूरा एक ब्लॉक। अब मैं इसको कॉपी करना है और उसके बाद अपने को पेस्ट करते रहना है। अब मैं एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में जो हम गैप देते हैं वो 1 मीटर के गैप देते हैं, ताकि बंदा इजीली मूव हो सके इस वाली जगह से इस वाली जगह तक। लेकिन ये हमारा एरिया काफ़ी क्लोज है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं तो कंटिन्यूस भी स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, यानी इसको हम गैप ना देके कंटिन्यूस स्ट्रक्चर भी हम लगा सकते हैं इजीली। ओ शिट, ये तो मीटर में ना, 0.02 एंटर। हम इसे इस तरह से कंटिन्यूस भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा ये रोड और ये रोड ज़्यादा लंबा नहीं है, ये लगभग 50 मीटर के आसपास ही है। तो हमारे पास दोनों साइड से एक्सेस मिल जाएगा, तो हम इसको कंटिन्यूस स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। लेकिन कई बार ये हमारा लेंथ होता है जो, ये हमारा 60 70 80 मीटर हो जाता है, तो इसके बीच में हम एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में हम 1 मीटर का गैप दे देते हैं, ताकि बंदा इजिली मूव हो सके इसके बीच में भी। तो अभी मैं गैप दे के चलता हूँ। अब मैं इसकी पिच लेंथ ले लेता हूँ 8 मीटर, यानी एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में 8 मीटर डिस्टेंस है। अब मैं इसको कॉपी करते हुए मल्टीपल टाइम्स लगा देता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे मेरा कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे पहले डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है कुछ इधर। कंटूर सर्वे में ना मुझे क्लियर किया था कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको यहाँ से दोबारा एरे 5, इस तरह से मैंने पूरे ग्राउंड में अपने को एरे लेआउट लगा लिया। लेकिन यहाँ पे टावर है तो इसकी पूरी शेडो जाएगी इस एरिया, इस वाले रीजन में। तो यहाँ से मुझे टेबल डिलीट करनी पड़ेगी। अब कितनी जाएगी एग्जैक्ट, वो हम शेडो एनालिसिस, जब स्केचअप का पार्ट आएगा तब हम शेडो एनालिसिस करेंगे कि हमारी एग्जैक्ट कितनी जाएगी। तो अभी हमारा कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तो हमारा इतना प्लांट लग रहा है कि ये हमारा जो हाइट होता है हाई मस्ट टावर का, वो लगभग वो जो होता है वो हाई मस्ट टावर है, यानी नाम से क्लियर है कि हाई मस्ट टावर है, यानी ज़्यादा हाइटेड पे है। तो इसकी जो हम लेंथ लेके चलेंगे अराउंड 8 से 10 मीटर के बीच में लेके चलेंगे। 8 मीटर की कम से कम होती होती है। अगर नहीं क्लियर है तो फिर भी एक बार हम गूगल पे सर्च कर लेंगे, हाई मस्ट टावर हाइट। मैं कह रहा हूँ वो जो हमने पूरी रोड डिलीट कर दे रहे हैं, वो साथ साथ का टेबल बना के वो 4 पार्ट में ना बना ले, तब भी हमारे 28 मॉड्यूल हो जाएंगे। मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। हाई मस्ट टावर, पहले हाइट देख लेते हैं। ये होता है हाई मस्ट टावर, 12 मीटर से, मतलब मिनिमम इसकी 12 मीटर, मैं 10 मीटर कह रहा था। मिनिमम जो इसकी रेंज आती है 12 से 40 मीटर की आती है। इस टाइप का होता है ये जो लाइट होता है हाई मस्ट टावर।
कुछ ऐसा लगा रहता है। ठीक है, ये हाई मस्ट होता है, इसकी 12 मीटर हाइट होती है कम से कम। तो अपने को 12 मीटर का जितना ऑब्जेक्ट का शेडो जाएगा उतना एरिया को अपने को छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से पहले मैं इसका ऑफसेट ले लेता हूँ। 12 मल्टीप्लाई बाय कितना कितना बताया था मैंने? 1.5। तो कितना का मैं ऑफसेट लूँ यहाँ से? कितने का ऑफसेट लूँ यहाँ से मैं, अगर 12 मीटर 12 मेरे into साइड का 1.5 ऑफसेट है? तो बताओ हाँ। कितने का ऑफसेट लूँ? कितना? ठीक है, ये हमारा 18 आ गया। 1.5 उसका 1.5 गुना होगा। 18 आ जाएगा सिंपल सा। 12 और उसका ठीक 1.5 है। हो गया 6। 12 6 18 आ गया। तो जो इसकी शेडो बनेगी वो नॉर्थ साइड में बनेगी, यानी इस वाले पार्ट में बनेगी, इस वाले पार्ट में नहीं बनेगी। तो इसलिए इस वाले टेबल को हमने छोड़ दिया, लेकिन जो इसके पीछे वाले टेबल है उसको हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि इसकी जो भी शेडो बनेगी इसके पीछे वाले रीजन में बनेगी, इस एरिया में बनेगी। ये सारा रीजन हमारा शेडो में आएगा, लेकिन इस वाले रीजन में हमारी शेडो नहीं आएगी क्योंकि हमारा साउथ में पड़ रहा है। और जब भी शेडो बनती है ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है, ना कि ऑब्जेक्ट के सामने। तो इसकी शेडो यहाँ पे पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ वाले मॉडल डिलीट कर दिए, आगे वाले हमने छोड़ दिए। अब मैं इसके यहाँ पे कॉपी करके देखूँ ये हमारा मॉडल लग जाएगा या नहीं लगेगा। ये हमारा मॉडल नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारा शेडो में आ जा रहा है। ये हमारा स्टैंडर्ड है, यानी एक थंब रूल है, लेकिन हमारा जो एग्जैक्ट शेडो निकलेगा वो स्केचअप के थ्रू निकलेगा। तो हमारे थंब रूल के अकॉर्डिंग इस टेबल पे शेडो आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा थंब रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट इससे ज़्यादा ही होगा जब हम उसको शेडो स्केचअप पे करेंगे। थंब रूल तो एक स्टैंडर्ड है, तो मिनिमम बताता ही है कि आपका इतना मीटर में एरिया में शेडो आएगा ही आएगा, लेकिन जो थंब रूल के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा ही हमारा स्केचअप में शेडो एरिया कवर होता है। तो इसलिए हम इस वाले टेबल को डिलीट कर देंगे। डिलीट क्या करेंगे, हम इसको अच्छा, एक्सट्रूड करके जैसे इसको लास्ट में आ रही है शेडो लास्ट वाले पैनल पे, तो वो उतने पैनल डिलीट ना करके पूरी पूरी टेबल डिलीट होगी क्या? हम स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना, टेबल साइज बनाते हैं, हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। स्टैंडर्ड इन द सेंस ये नहीं कि कहीं पे मैंने 28/2 की बना दी, कहीं पे मैंने 20/2 की बना दी, कहीं पे मैंने 10/2 की बना दी। अगर इस टाइप का मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना तो हमारे जो स्ट्रक्चर के अलग अलग वो बनेगी, ड्राइंग बनेगी, वो बहुत सारी हो जाएंगी। इसलिए ग्राउंड माउंटेड में ये चीज़ें फोकस की जाती है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर बने बेसिकली एक या दो टाइप्स का बने, उससे ज़्यादा ना बने, क्योंकि उसके हिसाब से फिर हम जब स्ट्रक्चर बनाने के लिए देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कितने की लेंथ कहाँ पे बनानी है, कितने की लेंथ कहाँ पे लगानी है। इसलिए हम स्ट्रक्चर जब भी डिजाइन करते हैं तो हमेशा ऐसा डिजाइन करना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर एक या दो टाइप्स का बने, दो से ज़्यादा ना बने। ज़्यादा से ज़्यादा तीन भी हो सकता है, लेकिन तीन से ज़्यादा ना बने, क्योंकि फैब्रिकेटर है, अगर हम उसको अलग अलग डिजाइन देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी चीज़ अगर एक पीस का मैं 100 ऑर्डर देता हूँ तो उसकी कंप्लीट उसके कंपैरिजन में कॉस्ट कम आएगी, लेकिन वही 100 चीज़ का मैं अगर तीन तरह से ऑर्डर देता हूँ, तीन साइज का ऑर्डर देता हूँ, तो उसकी कॉस्ट हमारी ज़्यादा आएगी। तो कॉस्ट के तरीके से भी हमें अपने को देखना है कि जो भी चीज़ हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा सिमिलर ही बने, सिमिलर यानी एक जैसे ही बने। दो टाइप का चलता है, तीन टाइप का, लास्ट एंड टू एंड हमारा तीन टाइप का हो सकता है। तीन से ज़्यादा करेंगे तो हमारी फालतू की स्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि वो इतने से प्लांट में हम तीन तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो तीन तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है फैब्रिकेटर है वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा। अब वही अगर हम एक पूरे प्लांट का एक तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो वो फैब्रिकेटर आपसे कम चार्ज करेगा। तो वही चार्जेस का इफेक्ट आता है कि हम स्टैंडर्ड बनाए भी और हमारी अलग अलग ड्राइंग भी ना हो। इसलिए हम दो टाइप का इस वाले प्लांट में स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, एक बना लेंगे हम 28/2 की, एक बना लेंगे हम 14/2 की। यानी हमारी 14/2 की क्या मतलब है कि जो कि हमारी स्ट्रिंगिंग है वो 28 की बनती है, मैक्सिमम हम 28 की बनती है। तो हम अगर स्ट्रिंगिंग बनाएंगे तो जो हमारी स्ट्रिंगिंग है एक टेबल में हमारी, अगर मैं 14/2 की बनाऊंगा, अगर मैं 28 की स्ट्रिंग बनाता हूँ तो यहाँ पे मेरी दो स्ट्रिंग निकलेगी पूरी, ये एक ही 28 की स्ट्रिंग निकल जाएगी और एक यहाँ से एक 28 की स्ट्रिंग निकल जाएगी। अब वही अगर मैं 14/2 की बनाता हूँ तो बाकी के मॉडल डिलीट कर देता हूँ। सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये थोड़ा सा भी हम मतलब शेडो टॉलरेट नहीं करते क्या? जैसे वो कॉर्नर पे मात्र 3 मॉड्यूल पे शेडो आएगा हल्का सा, वो भी इक्विपमेंट उतना विड्थ वाला है नहीं, तो ज्यादा शेडो तो आएगा नहीं, तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे।
एक मिनट में क्लियर करता हूँ। जो हमारा भी शेडो है ना, वो थंब रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये पॉइंट रखना अपने पास कि जो हम शेडो है मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट हाइट मल्टीप्लाई बाय 1.5 टाइम्स, लेकिन जो एक्चुअल शेडो स्केचअप पे निकालोगे ना, वो हमेशा थंब रूल से ज़्यादा आएगी। वो ये नहीं कि आपके थंब रूल से कम आएगी, उस थंब रूल से आपका जो जितना भी आपने ऑफसेट लिया है उससे ज़्यादा आएगी। हमने इसमें 18 का ऑफसेट लिया है, जब स्केचअप में करोगे तो हो सकता है कि 20 भी जाए, 22 भी जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन थंब रूल से हमारा 18 की आएगी, ये हमारा थंब रूल क्लियर करता है। थंब रूल का एग्जैक्ट ये नहीं कि 18 की आएगी, भाई 18 से ज़्यादा। हाँ एक क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में शेडो की वजह से ये सब 1.5 कर रहे हैं या फिर इस वजह से कर रहे हैं कि आंधी तूफान आ जाए और ये पोल गिर के कहीं मॉड्यूल्स को नुकसान ना पहुंचा दे, इस वजह से हम ये इतना बड़ा नहीं ऑफसेट छोड़ नहीं रहे हैं? क्योंकि शेडो, बात रही शेडो की, तो शेडो तो देखो पोल है, पोल की एक पर्टिकुलर थिकनेस है, तो वो एक टाइम पे एक ही एरिया कवर कर सकती है और वो ऑप्टिमाइजर उस चीज को कवर कर लेगा। ऑप्टिमाइजर हम लगा रहे हैं भाई, अगर उस एरिया पे शेडो आ रही है, जितने भी एरिया पे आ रही है वो ऑप्टिमाइज करके उसको बढ़ा देगा। उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी वोल्टेज ड्रॉप कर देना, इतना बड़ा पावर गिरा देना, वो तो मतलब मुझे सही नहीं लग रहा। आप बाकी आप बताओ। सबसे पहला पॉइंट है कि हम जो भी डिजाइन करते हैं उसमें हम ऑप्टिमाइजर यूज नहीं करते, वो इनबिल्ड हमारे इन्वर्टर में आता है, उसे हम एमपीपीटी कहते हैं। ऑप्टिमाइजर का जो पीवी परमिट डिजाइनिंग में होता है ऑप्शन, यहाँ पे इंडियन डिजाइनिंग में ऑप्टिमाइजर का कोई यूज ही नहीं है, मीन्स नाम भी नहीं है ऑप्टिमाइजर के, हम यूज करते हैं। तो वो इनबिल्ड हमारा एमपीपीटी का वर्क ही ये होता है कि हमारा जो भी वो स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग का जो भी हमारा वोल्टेज है उसका हमारा मैक्सिमम वोल्टेज लेके हम इन्वर्टर को कन्वर्ट करके एसी आउटपुट दे, हम उसको एमपी कहते हैं। तो ऑप्टिमाइजर का जो यूज़ होता है वो इंडिया में इंडियन डिजाइनिंग में यूज़ नहीं होता। और दूसरा बात यह है कि अगर मान लो कि दिन का जो ये शेडो आएगी, 9 बजे शेडो इसकी यहाँ पड़ रही है, इस वाले रीजन में पड़ रही है, 10 बजे हमारी यहाँ पड़ जा रही है, 11 बजे हमारी यहाँ पड़ रही है, 12 बजे यहाँ पड़ रही है, 1 बजे यहाँ पड़ रही है, 2 बजे यहाँ पड़ रही है, 3 बजे यहाँ पड़ रही है, 4 बजे यहाँ पड़ रही है, ये हमारा शेडो रीजन आ गया। 4 बजे तक हमारी शेडो यहाँ पड़ रही है, तो ये शेडो मूवेलेबल है, यानी मूव कर रही है, एक जगह परमानेंट नहीं है, मूव कर रही है। जब हम इस वाले मॉडल के ऊपर मान लो कि जस्ट सपोज मेरी 12 बजे शेडो इस वाले 4-5 मॉडल को कवर कर रही है, ठीक है, बाकी के हमारे मॉडल शेडो फ्री हैं। तो जब हम इस वाले मॉडल के ऊपर हम शेडो आ रही है, तो जो हमारा ये मॉड्यूल है ये इस वाले स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यानी इस वाले कंप्लीट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो इस वाले 4-5 मॉडल के ऊपर शेडो आने से ही पूरा जो स्ट्रिंग है हमारा, इसका पूरा वोल्टेज हमारा डाउन हो जाएगा, पूरा स्ट्रिंग का वोल्टेज हमारा डाउन हो जाएगा, क्योंकि इस वाले 4-5 मॉडल पे हमारी शेडो आ रही है मॉर्निंग के टाइम पे 12 बजे के आसपास। वही 1-2 बजे के आसपास हमारी शेडो यहाँ कहीं आ जाएगी, इस वाले मॉडल के ऊपर आसपास पड़ेगी कहीं इस रीजन में। वही 2-3 बजे हमारा इस वाले रीजन में पड़ेगी, इस वाले मॉडल के ऊपर पड़ेगी। तो जिस मॉडल के ऊपर पड़ेगी 4-5 मॉडल पे, और वो मॉडल जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, उस स्ट्रिंग की पूरी वोल्टेज क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो इसलिए हम अपने को शेडो फ्री रखते हैं, नेगलेक्ट रख देते हैं बिल्कुल भी कि हमारे को जो ऑब्जेक्ट में शेडो आ रही है वो उस वाले मॉडल को हम लगाते ही नहीं है, क्योंकि हमारे अगर एक मॉडल के ऊपर भी शेडो पड़ रही है तो पूरी स्ट्रिंग की वोल्टेज हमारी डाउन हो जाएगी, फिर उस स्ट्रिंग का कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि अगर इस वाले स्ट्रिंग को हमारा 800 वोल्टेज मिल रहा है एग्जांपल के लिए, ऊपर वाली जो स्ट्रिंग हमने बनाई है इसका हमारा 800 वोल्टेज मिल रहा है, तो इसका जो अगर 4-5 मॉडल की अगर ऊपर शेडो पड़ गई, तो उसका अगर एक मॉडल का वोल्टेज 40 है तो हमारा 160 वोल्टेज हमारा डाउन हो गया। तो 800 माइनस 160 करेंगे तो हमारा लगभग 600 वोल्टेज हमारे इस वाले स्ट्रिंग से पड़ेगा, सिर्फ 4 मॉडल के ऊपर शेडो आने से। तो जो हमारा इन्वर्टर है वो 800 और 600 को जब प्लस करेगा तो 800 और 600 कितना हो गया, 1400। यानी जो हमारा इन्वर्टर है वो आउटपुट में कितना देगा, दोनों का एवरेज ले लेगा, इसका इस वाले स्ट्रिंग का 800 आ रहा है, इस वाले स्ट्रिंग का 600 आ रहा है, तो इन्वर्टर कितना देगा हमें आउटपुट, दोनों का एवरेज लेके अराउंड एक स्ट्रिंग का जो आउटपुट देगा 700 इसका देगा, 700 इसका कंसिडर करेगा, क्योंकि इसकी वोल्टेज कम हो गई है, इसकी वोल्टेज ज़्यादा है, तो दोनों का एवरेज ले लेता है हमारा एमपीपीटी जो काम करता है। अगर वही मैं शेडो फ्री में लगाता हूँ तो अगर हमारा इसका 800 आ रहा है, इसका भी 800 आ रहा है, तो टोटल मिला के 1600 वोल्टेज हमारे इन्वर्टर तक पहुँच रहे हैं। तो जो इन्वर्टर का एवरेज का करेगा आउटपुट देगा वो 800 के वोल्टेज के रेफरेंस पे देगा। अगर हम शेडो में ले लेते हैं 3-4 मॉडल पे अगर शेडो आ रही है, तो वही हमारा क्या आएगा, इन्वर्टर जो आउटपुट देगा हमारे को वो 700 की वोल्टेज पे देगा। तो इस वजह से हमारी जो जनरेशन है, जो हमारा आउटपुट है इन्वर्टर का, वो हमारा क्या होता है, लॉस हो जाता है, लॉस यानी वो हमारा कम हो जाता है।
तो हम उसी लॉस को कम करने के चक्कर में हम शेडो फ्री में लगाते हैं मॉड्यूल, ताकि जब भी हमारा किसी भी मॉड्यूल के ऊपर अगर शेडो आती है तो स्ट्रिंग का वोल्टेज डाउन होता है, तो उसकी वजह से हमारा लॉस हो जाता है। तो इसलिए हम उतने रीजन को ब्लैंक ही कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि हमारा जो कंप्लीट रीजन है वो शेडो फ्री लगा हो। और ग्राउंड माउंटेड में हम जो शेडो टाइम एनालिसिस करते हैं वो 9 से 4 का टाइम हम शेडो टाइम एनालिसिस करते हैं। और जो रूफ टॉप में और कमर्शियल शेड में हम करते हैं 9 से 3.5 का लेके चलते हैं। इसकी वजह से हम अपने को शेडो फ्री रखना पड़ता है, ताकि अगर हमारा वोल्टेज है वो हमारा इन्वर्टर मैक्सिमम आउटपुट दे, ना कि कम आउटपुट दे, कुछ लॉस हो जाए। हुआ कुछ क्लियर है यहाँ से पॉइंट्स? हाँ, कुछ पॉइंट्स क्लियर हुआ है, अभी कुछ डाउट है या और क्लियरिटी लाऊं? एक्चुअली ठीक है। क्लियर ही है। एक्चुअली क्या है कि हम जो अभी यूएस परमिट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे रहता है कि हमें सेड से उतना इफेक्ट नहीं करता, हमें रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डीसी साइज इंस्टॉल हो हमारा। हाँ, तो मैंने इसमें एक और क्लियर पॉइंट है, बताया था ना माइक कि पे इसमें जो आप डिजाइन करते हो वो बेसिकली मैंने जहाँ तक देखा है वो रूफ टॉप ही होता है, मतलब घर के ऊपर रेजिडेंशियली प्रोजेक्ट ज़्यादा होता है, वो घर के ऊपर ही कुछ ज़्यादा ऐसा डिजाइन होता है उसमें, घर का हो गया फैक्ट्री हाँ वैक्ट्री का होगा। इसकी वजह से वहाँ पे हम मैक्सिमम, हम भी जो इंडियन में डिजाइन करते हैं तो रूफ टॉप के ऊपर हम यही सोचते हैं कि हमारे पास स्पेस कम है, तो हम उसका टिल्ट एंगल है जो हम 15 की देते हैं वहाँ पे हम 10 की दे दें, 8 की दे दें, 7 की दे दें, ताकि हमारा जितना ज़्यादा टिल्ट होता है उसकी उतनी लंबी शेडो पड़ती है। अगर हम टिल्ट एंगल कम कर देंगे तो उसकी शेडो कम पड़ेगी, तो इसकी जो हमारी पिच है वो हमारी कम हो जाएगी। जैसा अभी हमारी, अगर मैं इसका 20 डिग्री टिल्ट लिया हूँ, तो ये 20 डिग्री टिल्ट है तो इसका जो पिच लेंथ है वो 7 मीटर है। लेकिन वही अगर मैं पिच लेंथ इसकी कम करना चाहता हूँ, यानी नंबर ऑफ मॉड्यूल बढ़ाना चाहता हूँ, उसमें मैं क्या करूँगा, इसका टिल्ट एंगल है वो मैं 20 की जगह 10 कर दूंगा। जैसे 20 की जगह 10 करूँगा तो मेरी जो इसकी पिच लेंथ पहले 7 थी वो हमारी कितनी की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी, यानी 2 मीटर हमारा स्पेस बढ़ गया। ऐसे ही मैं सारे टेबल में करूँगा तो 2-2 मीटर मेरा स्पेस बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मेरे हिसाब से एक मॉडल की टेबल और 1-2 टेबल और लग सकती है। तो यही फैक्टर होता है, अगर हम टिल्ट एंगल कम करते हैं तो हमारा पिच लेंथ कम हो जाता है, तो इससे हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर हम पिच लेंथ ज़्यादा यानी टिल्ट एंगल 20 डिग्री रखते हैं तो उससे हमारी पिच लेंथ बढ़ जाती है, तो हमारी जो डीसी कैपेसिटी है वो कम आती है। तो ग्राउंड माउंटेड में हमारा जो पिच लेंथ टिल्ट एंगल होता है 15 से 20 डिग्री के बीच में ही होता है। और जो रूफ टॉप पे हम डिजाइन करते हैं उसका जो पिच लेंथ होता है 8 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री मैक्सिमम होता है। कहीं कहीं पे हमारे पास जैसे कि कम कैपेसिटी है और स्पेस ज़्यादा है तो हम वहाँ पे 15 डिग्री लेके चलते हैं। अदरवाइज जो हमारा मैक्सिमम है 8-10 डिग्री, 12 डिग्री तक ही जाता है रूफ के ऊपर। और शेड के ऊपर तो हमारा जो शेड का स्लोप होता है उसी को अलोंग ही हमारे को मॉड्यूल लगाना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने को प्लेस करना होता है। शेड का तो क्लियर ही है। रूफ टॉप का मैंने बता दिया, टिल्ट एंगल 8 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री मैक्सिमम। और ग्राउंड माउंटेड का 15 से 20 डिग्री हम लेके चलते हैं, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री मैक्सिमम लेके जाते हैं। तो इस तरह से हम एरे लेआउट निकालते हैं। और जहाँ तक, और मैंने स्ट्रक्चर का भी पॉइंट बताया था कि यहाँ पे मैं 3-4 तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन कर दूंगा। जैसे 28 का है तो यहाँ पे मैं कहीं किसी टेबल में 30 का बना दूँ, किसी में 31 का बना दूँ, किसी में 15 का बना दूँ, किसी में 20 का बना दूँ। तो ये रंग बिरंगे जो डिफरेंट टाइप के साइज के स्ट्रक्चर, डिफरेंट साइज के जो हमारी टेबल बनेगी, इसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो यह नेसेसरी है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से हम अपने को सिमिलर, एक तो सिमिलर स्ट्रक्चर बनाना होता है ताकि एक तरह जैसा स्ट्रक्चर बने, जो पाइलिंग है वो एक तरह से पाइलिंग हो जाए। अगर मैं यहाँ पे मान लो पाइलिंग कर रहा हूँ तो अगला जो हमारा पाइलिंग है वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे ही हो, एक यहाँ पे 3 मीटर के डिस्टेंस पे हो, और यहाँ पे भी 3 मीटर के डिस्टेंस पे हो, तो जैसे पाइलिंग हमारा इक्वल हो जाए, नहीं क्योंकि हमें स्ट्रक्चर भी तो बिठाना है। ये हमारा आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारा पाइलिंग का लोकेशन आ गई। अगर मैं इसी को, अगर मैं यहाँ पे 2 टेबल और 4 टेबल और बढ़ा देता हूँ, यानी 4 मॉड्यूल और बढ़ा देता हूँ, तो जो मेरी पाइलिंग लोकेशन है कहीं पे हमारी 3 मीटर आ रही होगी यहाँ पे, यहाँ से कहीं पे इस वाले पाइलिंग से इस वाले पाइलिंग की 3 मीटर आ रही होगी, कहीं पे हमारी 5 मीटर आ रही होगी, कहीं पे हमारी 6 मीटर आ रही होगी। तो इतना वेरिएशन ना हो, इसकी वजह से हम स्ट्रक्चर सिमिलर रखते हैं, ताकि हमारा जो प्लांट है वो एक सिमिलर स्ट्रक्चर में डिजाइन हो। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, एक से दो ज़्यादा स्ट्रक्चर डिजाइन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पिच लेंथ जो डिग्री होता है वो 20 डिग्री पे हम डिजाइन करते हैं, 15 से 20 डिग्री।
हमारे को मैसेज के क्लाइंट ने बता दिया कि आपको यहाँ पे 1.5 मेगावाट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम 20 डिग्री पे पहले चेक कर लेंगे 20 डिग्री पे हमारी पिच लेंथ कितनी आ रही है। अगर उस स्केचअप पे हम पिच लेंथ निकाल लेंगे कि 20 डिग्री के टिल्ट अगर हम मॉड्यूल का करें तो उसके पिच लेंथ हमारी कितनी बन रही है। फिर 20 डिग्री पे हम पिच लेंथ के अकॉर्डिंग मॉड्यूल प्लेस करेंगे। अगर हमारे मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट 1.5 मेगावाट लग जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लग रहा तो हम उसको फिर 20 के 15 डिग्री करेंगे। 15 डिग्री पर नहीं लग रहा तो हम उसको 12 डिग्री करेंगे। तो क्लाइंट अगर 1.5 मेगावाट लगाना चाहता है तो उसको 1.5 लगा के देना होता है, बस अपने को टिल्ट एंगल चेंज करना है। ठीक है, अगर 20 डिग्री टिल्ट एंगल पे हमारी 1.5 मेगावाट इतना एरिया मिल जाएगा तो हम 20 डिग्री के साथ जाएंगे, 15 डिग्री के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा टिल्ट होगा उतना हमारा अच्छा जनरेशन आएगा। तो टिल्ट भी मैटर करता है, कैपेसिटी भी मैटर करती है, स्पेस भी मैटर करता है सब चीज़ के लिए। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारी चीज़ें डीपली और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, क्योंकि ये खुद से प्रैक्टिस कर रहे होगे। अभी तो मैं क्लियर कर रहा हूँ तो इसकी वजह से उतना थोड़ा डाउट भी होगा कि ये चीज़ें क्यों, ये चीज़ें क्यों, ये चीज़ें क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। जैसे कि अभी बताया, हम ऑप्टिमाइजर भी लगा सकते हैं, हम शैडो में भी लगा सकते हैं। तो शैडो में ना लगाने का यही होता है कि अगर दो मॉडल के ऊपर भी शैडो आ रही है तो पूरी स्ट्रिंग की वोल्टेज हमारी डाउन हो जाएगी, जिससे कि हमारा इन्वर्टर वेल परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पाएगा। इसलिए हम कंप्लीट शैडो फ्री में लगाते हैं, ताकि हमारा जो शैडो है वो मॉडल के ऊपर ना पड़े। अदरवाइज अगर मॉडल के ऊपर पड़ेगा तो हमारा जो रीजन था मैंने क्लियर कर दिया, आउटपुट हमारा इन्वर्टर नहीं दे पाएगा मैक्सिमम। और मैंने यहाँ पे जैसे कि 28 की स्ट्रिंगिंग बना रहा हूँ, तो 28 के हिसाब से मैंने किया, तो 28 के हिसाब से मैं अगर 28 की कंप्लीट एक स्ट्रिंगिंग बना रहा हूँ तो मेरा जो दूसरा जो टेबल डिजाइन करूँगा, ऐसा डिजाइन करूँगा कि मेरा जो मॉड्यूल है कंप्लीट 28 से एक ही टेबल में पूरा हो जाए। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे मैं 14/2 की ना डिजाइन करके 15/2 की डिजाइन करता तो मेरे यहाँ पे दो मॉड्यूल बच जाते स्ट्रिंगिंग में। तो मुझे इसके दो मॉड्यूल के लिए क्या करना पड़ता, कि जो मेरे 28 की स्ट्रिंग बना दी, दो मॉड्यूल मेरे बच गए। दो मॉड्यूल के लिए फिर अपने को क्या करना पड़ता है, यहाँ से केबल जाती, इसको लेते, फिर यहाँ से हमारी केबल डाउन होती, अंडरग्राउंड जाते, अंडरग्राउंड के बाद अपने को यहाँ से फिर केबल अप होती, फिर जाके हम इसको दोबारा इसके साथ जोड़ते स्ट्रिंगिंग बनाते। तो ये हमारा एक्स्ट्रा जंपर लग जा रहा है। जंपर यानी यहाँ पे हमारे फेलियर होने के चांसेस, डीसी केबल फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको के पहले कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से फिर इसको डाउन कर रहे हैं, फिर यहाँ से ऊपर निकाल रहे हैं, फिर सिर्फ दो मॉडल के लिए। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर ही ऐसा डिजाइन करेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंगिंग है वो एक टेबल में ही हमारी कंप्लीट हो जाए। इसलिए मैंने 14/2 का टेबल डिजाइन किया, क्योंकि 14/2 के टेबल में हम अगर 28 की बनाते हैं तो 14/2 के टेबल में हमारी 28 की स्ट्रिंग पूरी हो जा रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ से 28 स्टैक की स्ट्रिंगिंग बना दी। तो जो हम इसमें स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे वो 14/2 का और 28/2 का टेबल डिजाइन करेंगे। हो गया क्लियर? हुआ कुछ क्लियर है, अभी भी कुछ डाउट है? ठीक है, डाउट है तो तुरंत अभी हैंड टू हैंड क्लियर कर लो, क्लियर है। अदरवाइज मैं चीज़ें खुद करोगे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, फिर दोबारा यही पूछोगे तो हमारी क्लासेस आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो अभी डाउट है तो अभी बता दो कि ये समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा वो चीज़ें कर लूँगा स्टार्टिंग से। ये भी गैप कितना बता रहा दोनों ये भी कुछ डाउट इनके कर देना, बीच में, इब्राहिम, टेबल से एक तो है दूसरे टेबल से? विशाल। क्लियर। सारी है ना? सर इसमें जो हम कंट्रोलिंग रिपोर्टिंग में सर वो मार्किंग करते हैं ना फाइल्स की, तो किस टाइप से करते हैं, किस विशाल, हिसाब से करते हैं, वॉइस किसके क्लियर है अकॉर्डिंग? वीरू? यस सर। क्लियर। यार वॉइस क्यों नहीं आ रही, एक मिनट दोबारा डिस्कनेक्ट करता हूँ। हम करेंगे तो फिर जो चीज़ें हम अभी करंट में चल रहे हैं वो चीज़ें हमारी कवर क्लियरिटी नहीं आएगी और चीज़ें कर नहीं पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सारी चीज़ें भी प्रैक्टिस में होती रहेंगी, और पूरा कोर्स भी एक तरह से डिजाइन हो रखा है तो उसके अकॉर्डिंग कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं पायल्स का अगर मैं 3 दिन बाद का प्लान कर रखा हूँ तो अगर वो मैं आज कवर कर दूंगा तो बीच की 2 क्लासेस फिर हमारी मिस कंटिन्यू हो जाएगी। तो वो चीज़ें ना हो इसकी वजह से मैंने वो कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप जो मुझे टॉपिक कवर करना है उस हिसाब से मैंने टाइम टेबल शेड्यूल भेज रखा है। तो उसी हिसाब से चलो, प्रैक्टिस करो। दैन अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो स्टार्टिंग की 2-3 ही क्लास हुई है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, आज के लिए खत्म करते हैं, इतने।
ठीक है, बाकी इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। विशाल क्लियर है ना? अभी कुछ पूछना तो नहीं है? कल इस पे ग्राउंड माउंटेड का मुझे बना के भेज देना। हाँ क्लियर है। ओके, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और जो अभी तक अभी एक भी मतलब जो फिकर ने नहीं बनाया, ललित ने बनाया, शहनाज ने बनाया, तो एटलीस्ट एक दो लेआउट तो बना के भेजो ताकि मुझे लगे कि हाँ ये चीज़ें क्लियर हैं। अदरवाइज मैं आगे चलते जा रहा हूँ, फिर लास्ट टाइम पे बोलोगे कि सर ये रुक गया, ये नहीं आया, समझ ही नहीं आया। तो चीज़ें ना हो इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, ताकि मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले इसलिए वो पुरानी चीज़ें देखता हूँ, ताकि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है या कुछ गलत बनाया है, तो उसी टाइम वो क्लास स्टार्ट होने से पहले नेक्स्ट टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है सर, ये जो कन्नूर क्या, अभी याद नहीं आ रहा, कंटूर रिपोर्ट जो है वो आप सेंड कर देना ग्रुप में, हम कंटूर उस पर लेआउट में भेज बनाएंगे। देता हूँ। कंटूर लेआउट के अकॉर्डिंग कैड फाइल शेयर कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग इन्वर्टर तो नहीं, अपने अकॉर्डिंग मैं मॉड्यूल का दूसरा साइज भेज दूंगा, डाटा शीट। तो उसके अकॉर्डिंग ही हाँ मुझे फुल कैपेसिटी निकालना, और जो जो मैंने पॉइंट्स बताया था वो पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना या नोट रख लेना, ताकि वो चीज़ें जब डिजाइन करो तो रिमेंबर यानी याद आ जाए। ठीक है, ठीक है ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।